प्रिय मित्रों, जोहार, नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप बहुत दिनों से जिस टॉपिक का इंतज़ार कर रहे थे या जिसको काफ़ी डिफ़िकल्ट आप समझ रहे थे, वो टॉपिक आज हमारे सामने आ खड़ा हुआ है। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम स्पर्धा लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म पर 14th जेपीएससी सफलता कोर्स के तहत झारखंड स्पेसिफिक टॉपिक का क्लास यहाँ पूरा कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हम आपसे क्लास लेना चाहेंगे सीएनटी एक्ट 1908 के बारे में। सीएनटी एक्ट 1908 पर आने के पहले आपको पृष्ठभूमि के बारे में कि कैसे इस कानून का जन्म हुआ या किन परिस्थितियों में हुआ, इसके बारे में भी कुछ डिस्कशन करना जरूरी है। और जैसा कि आपको मालूम है कि एक अगर कहानी आपके दिमाग में सेट कर जाए, बैठ जाए कि आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी इन सारे एक्ट्स को लाने के लिए झारखंड में, तो आप सिलसिलेवार ढंग से चीज़ों को समझ पाएंगे और अच्छी तरह से उसके बारे में निर्णय ले पाएंगे परीक्षा में जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाए। और आपको जैसा कि मालूम है कि यह सेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो एच सेक्शन का है, जिसमें भूमि संबंधी अधिनियम, और इसके तहत इसको 3 खंड में बांटा गया है। पहला जो इसका खंड है वह छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट या छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, दूसरा संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949, और तीसरे पार्ट में है कि झारखंड में भूमि संबंधी अन्य कानून अधिनियम से संबंधित। तो इस प्रकार 3 है सेक्शन और तीनों के लिए जेपीएससी ने मार्क्स डिवाइड कर रखा है। सीएनटी और एसपीटी से 5-5 प्रश्न और भूमि संबंधी अदर भूमि संबंधी जो अधिनियम कानून है उनसे 2 प्रश्न। तो इस प्रकार से कुल 12 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाने हैं। तो इन सबों के बारे में एक क्लास में कवर कर पाना तो थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए हम डिफरेंट टुकड़े में करके इस क्लास को पूरा करेंगे। और आज का जो क्लास हम लेंगे या सीधे टॉपिक पर आने के पहले हम चाहेंगे कि इसकी पृष्ठभूमि पर भी हम लोग थोड़ी चर्चा करें, कुछ ऐसे टर्म्स जो कि यूज़फुल होंगे आगे आने वाले हमारे क्लास में, उनके बारे में भी हम चर्चा करें, और तब हम मेन टॉपिक पर आएँ सीएनटी एक्ट 1908 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अब इस क्लास के बारे में। इस क्लास के ऊपर में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं, जितना भी सिंप्लीफाइड हो सकता है, मैं और मेरी टीम दोनों ने कोशिश की है कि आप अच्छी तरह से इस टॉपिक को समझ सकें, ताकि आराम से जितने भी प्रश्न पूछे जाएं उसका उत्तर कर सकें। और इस चैप्टर से प्रश्नों को हल करने के लिए ज़रूरी है कि आप रटें नहीं, सारे जितने भी इसके आर्टिकल हैं या जितने भी चैप्टर्स हैं उनके प्रावधानों को आप रटें नहीं, बल्कि समझने की कोशिश करें। क्योंकि जितने भी प्रश्न आए हैं उन सबों का जब हम लोगों ने विश्लेषण किया है तो देखा है कि कुछ ही सेक्शंस हैं या कुछ ही चैप्टर्स हैं जिनका अगर अच्छे से अध्ययन कर लिया जाए या जिन जिन चीज़ों को आराम से और अच्छी तरह से समझ लिया जाए तो आपके काम काफ़ी आसान हो जाते हैं और उस प्रकार आप इनका अच्छी तरह से उत्तर दे पाते हैं। तो चलिए अब इसकी पृष्ठभूमि पर बात कर लें। जैसा कि आपको पता है, जो भी जिस कारणों से भी पृथ्वी का निर्माण हुआ, तो उसमें इस धरती के निर्माण, चाहे वह नेचर प्रकृति की देन रही हो या अगर कहें ईश्वर के रूप में माने कि ईश्वर की अगर देन रही हो, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी वह थी भूमि, सरफेस, जिस पर कि तरह तरह के जीव जंतु विकसित हुए और अल्टीमेटली इंसान इस पर अवतरित हुआ और वह अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस भूमि का उपयोग करने लगा। तो स्वाभाविक है कि शुरुआती दिनों में जब यह नेचर प्रदत्त यह संपदा थी या इंफ्रास्ट्रक्चर कहें एक लार्ज कॉन्टेक्स्ट में, तो जब ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त थी, या कह सकें समझने के दृष्टिकोण से कि अगर ईश्वर नाम का कोई व्यक्ति होगा तो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त थी, तो स्वाभाविक है कि इस पर सबों का अधिकार रहा होगा। तो शुरू में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोग इस धरती का उपयोग करते रहे बहुत लंबे समय तक, हजारों लाखों वर्षों तक। हाल के दिनों की अगर बात की जाए, खासकर झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में, तो झारखंड में जैसा कि हम लोगों ने अपने शुरुआती क्लास में भी
चर्चा की है कि झारखंड के मूल निवासी यहाँ के असुर को जाता है। माना जाता है कि असुर यहाँ के पहले निवासी थे और बाद में मुंडाओं का यहाँ पर प्रवेश हुआ। और असुर खेती से ज़्यादा वो लौह कार्य में दक्ष थे। वो लोहे का सामान बनाते थे और उसका अन्य दुनिया के लोगों से संपर्क में आकर उनसे व्यापार करते थे और उसके बदौलत उनकी जीविकोपार्जन चलता था। लेकिन जब मुंडाओं का प्रवेश हुआ और असुरों का पलायन मुख्य भूमि से पहाड़ों की तरफ हो गया, तो मुंडाओं ने क्या किया कि यहाँ की जो भूमि थी, जो यहाँ के जंगल थे, उनका सफाया कर वे गांव का निर्माण करने लगे, खेती योग्य भूमि का निर्माण करने लगे। तो स्वाभाविक था कि शुरू में किसी तरह की कोई बंदिश नहीं थी। जितना लोग चाहते थे, जो जिसकी जितनी सामर्थ्य थी या जितनी आवश्यकता थी, उसके अनुरूप वो जंगल को साफ करते थे और उस पर वो खेती करते थे या आसपास के रहने के लिए घर का निर्माण करते थे, खलिहान का, खेत का निर्माण करते थे। और इस प्रकार धीरे धीरे एक कंसंट्रेटेड वे में कहीं कहीं पर लोकलाइज्ड जगह में यहाँ पर जरूर गांव विकसित होने शुरू किए और उनके आसपास लोग जब धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगी, तो खेतों को, जंगलों को काटकर लोग खेत बनाने का काम करने लगे और उन खेतों से में कृषि करने का कार्य करने लगे और उससे जो उपज होती थी उससे उनका जीविकोपार्जन चलना प्रारंभ हुआ। तो शुरुआत के दिनों में न तो जमीन की कमी थी और न ही जंगल की, तो झूम तरह की खेती लोग प्राय किया करते थे। जो उपजाऊ जमीन थी उसके आसपास के पेड़ पौधों को वो नष्ट करते थे, काटते थे और वहां पर खेती करना प्रारंभ कर देते थे। और उससे जो होता था, जो उससे उनकी आय या उपज होती थी, उससे उनका काम आसानी से चल जाता था। लेकिन धीरे धीरे जब जनसंख्या का बढ़ना हुआ और लोग आते गए, तो धीरे धीरे जमीन की भी कमी पड़ने लगी या जमीनों पर भी लोग अपना अधिकार जमाने लगे। तो शुरुआत में, जैसा कि आपको पहले के क्लास में बताया गया है, कि इवन यहाँ के जो राजा भी हुए, यहाँ के जो नागवंशी शासक हुए, जिनका 2000 वर्ष से भी अधिक पुराना इतिहास देखने को मिलता है, वे भी अपने रैयतों द्वारा या अपने लोगों द्वारा कभी भी वो लगान की मांग नहीं करते थे। किसी प्रकार का जमीन पर वो टैक्स नहीं लेते थे। उनकी आवश्यकताएं, वो अपनी खुद की उनकी जमीन हुआ करती थी जिस पर उनकी जो प्रजा हुआ करती थी वो खेती करके उससे उपज देती थी और उससे उनका काम चलता था। या गिफ्ट स्वरूप, चाहे उनकी मवेशी हो या उससे संबंधित अन्य उपज हो, फसल उपज हो, तो वो उन्हें वो उपहार स्वरूप देते थे जिससे उनका काम चलता था। और एक तरह से सांस्कृतिक प्रमुख, राजा की हैसियत, महाराजा की हैसियत एक सांस्कृतिक प्रमुख के रूप में झारखंड में हुआ करती थी। लेकिन कालांतर में जब लोगों को जमीन की महत्ता समझ में आई, लोगों की संख्या बढ़ी, तो शुरू में जिन लोगों ने जमीन को खाली करके, पेड़ को काट के, जंगल को साफ करके खेत का निर्माण किया था, वैसे वैसे जगहों को अलग अलग नाम देना शुरू किया गया। और शुरुआती दौर में जो मुंडा लोग यहाँ पर आए और उन्होंने जो खेत साफ की, जो पेड़ के खूंट को या वहाँ के जो ठूंठ को उन्होंने काट के अपना खेती लायक जमीन बनाए, तो उन्हें बोला गया खूंट कटीदार, मीन्स एक कुल का अधिकार वाला वह जमीन। तो एक अंडरस्टैंडिंग वहाँ हुआ करती थी। ऐसा नहीं था कि लोगों में उस समय बहुत कंपटीशन या प्रतियोगिता थी या थोड़े थोड़े से जमीनों के लिए हाय तौबा मची हुई थी। तो यह अंडरस्टैंडिंग था कि इस जमीन को अमुक व्यक्ति या अमुक परिवार ने साफ किया है, तो यह खेत उसी की है और वह उस पर जब तक चाहता था उस पर खेती का कार्य करता था। और एक तरह से रिकॉग्नाइज्ड भी होता था कि अमुक जमीन अमुक व्यक्ति की है, अमुक परिवार की है। तो वैसे परिवार जो जंगल को साफ करके खेत बनाते थे कृषि कार्य के लिए, तो वैसे जमीन को खूंट कटी खेत कहा गया और जो उनका मालिकाना हक जिस व्यक्ति का, जिस परिवार का होता था, उसे खूंट कटीदार कहा गया। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से पहले ही पढ़ चुके हैं। तो मुंडारी खूंट कटीदार, मुंडा लोगों के द्वारा जो जमीन बनाया गया और जो गांव विकसित किया गया, तो वो खूंट कटीदार हुए और खासकर जो मुंडा लोगों द्वारा बनाया गया खूंट कटीदार हुए। बाद में जब इनकी जनसंख्या बढ़ी और एक गांव जो मूल गांव था उससे बाहर भी लोगों को बसने की आवश्यकता महसूस हुई या यहीं के लोग, इन्हीं के कुटुंब जाकर किसी अन्य गांव में बसे,
और उस जगह को इन्होंने आबाद किया, वहाँ के जंगलों को काटकर वहाँ भी खेती का योग्य भूमि को तैयार की। तो उसे मुंडारी खुटकटी न कहकर उसे भुइहर या खुटकटी जमीन सिंपली बोल देने का प्रचलन प्रारंभ हुआ। तो इस प्रकार से जो जमीन की प्रकृति थी वह दो प्रकार की थी। एक जो मुंडा लोगों द्वारा तैयार की गई भूमि, उसको मुंडारी खुटकटीदार, और जो इन्हीं के वंशजों द्वारा या बाद में जब उरांव आए तो उनके द्वारा जो जमीन की साफ करके जमीन बनाई गई खेती योग्य, उसे खुटकटी। तो खुटकटी में ये भी शामिल है और इनके द्वारा जो बनाया गया वो भी है। और बाद में एक और टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया गया, वो भुइहरी या भुइहर जमीन। भुइहर जमीन मीन्स वैसी जमीन जो बाद में विकसित की गई, या इन बाद में तो उरांवों के द्वारा जो विकसित की गई जमीन, उसे भुइहरी कहा गया। लेकिन यहाँ भी कंफ्यूज आप नहीं करेंगे कि भुइहरी जमीन केवल उरांवों द्वारा ही नहीं की गई, बल्कि वैसे जमीन जो मुंडारी खुटकटी के अलावा, वो भी खुटकटी है लेकिन मुंडारी खुटकटी नहीं है, वैसे जमीन को खुटकटी भी कहा जाता है या भुइहरी जमीन भी कहा जाता है। तो ये इसके कुछ बेसिक थे। तो जब जमीन इस प्रकार से जमीनों का पर अधिकार या स्वामित्व होने लगा, और कालांतर में जब यहाँ के राजाओं को भी प्रेशर पड़ा, आपको पता है कि लंबे समय तक भारत विदेशी आक्रांताओं से जूझता रहा और उनका आक्रमण या उनका शासन यहाँ पर चलते रहा। तो बाद के दिनों में जो थे अंग्रेजों के आने के पूर्व, वो मुगल थे, और मुगल सम्राट जहांगीर के समय में यहाँ झारखंड के नागवंशी शासक दुर्जन साल कैद कर लिए गए और 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में इन्हें कैद कर रखा गया। उस समय इनको मुक्त जब किया गया तो यहाँ पर शासकों ने, मुगलों ने यहाँ पर इनके ऊपर में बहुत हेवी टैक्स रख दिया। अब उस टैक्स को देने के लिए इनकी बाध्यता थी, मजबूरी थी कि ये अपनी प्रजा से टैक्स लें, लगान लें, रेंट लें। तो सीधी सी बात है, उस समय तो बहुत तरह के संपत्ति हुआ नहीं करते थे। जैसे आज के समय में आप देखते हैं संपत्ति कर, या बिल्डिंग जो आप बनाते हैं उसके लिए कर, या जो रेंट पर आप देते हैं अपनी संपत्ति, अपनी गाड़ी, उस पर टैक्स, रोड जो बनता है उस पर टैक्स, तरह तरह के सरकार के रेवेन्यू राजस्व के संसाधन आज के समय में जो है उस समय नहीं थे। उस समय केवल और केवल एक भूमि ही थी जिससे कि लोग इनकम जनरेट करते थे और उससे अपना जीवन भरण करते थे, साथ ही वह कुछ देने की स्थिति में भी होते थे। तो धीरे धीरे यहाँ के राजाओं में भी टैक्स लेने की, लगान लेने की प्रवृत्ति बढ़ी, और तब जमीन के महत्व को समझते हुए उसके स्वामित्व, उसके मालिकाना हक के बारे में भी बात की जाने लगी। इसी क्रम में मुगलों तक तो यह बहुत अधिक, इसका स्वरूप बहुत परमानेंट नेचर का नहीं रहा, लेकिन जब यहाँ अंग्रेज आए तो उन्होंने एक अलग तरह की व्यवस्था यहाँ पर अपनानी शुरू की, क्योंकि अंग्रेज यहाँ पर पूरी तरह से प्रशासनिक अधिकार चाहते थे कि उन्हें यहाँ मिले और लंबे समय तक वो यहाँ शासन कर सकें। साथ ही साथ यहाँ से उन्हें रेवेन्यू राजस्व यहाँ अपने प्रशासन के संचालन के लिए भी, और यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके मनी अपने देश में भेजने के लिए भी उसकी आवश्यकता पड़ी। तब इन्होंने यहाँ के जमीन का व्यापक सर्वे कराना शुरू किया और लोगों पर टैक्स इम्पोज करना शुरू किया, लगान लगाना शुरू किया, जो कि यहाँ की जनता, यहाँ के लोग पहले कभी अभ्यस्त न थे। इसी के परिणाम स्वरूप आपने देखा होगा कि जैसे पहले चर्चा की गई है कि 1831-32 में यहाँ पर आंदोलन हुए जिसे कोल विद्रोह के नाम से जाना जाता है, जो 1831-32-33 के आसपास तक चला। इसके पूर्व एक्चुअली इसकी पृष्ठभूमि भी उसी तरह से बनी। अंग्रेज यहाँ पर 1793 की अगर बात की जाए तो उन लोगों ने यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट, लैंड का सर्वे कराया, परमानेंट सेटलमेंट कुछ डिस्ट्रिक्ट में कराया और वहाँ पर उसके अकॉर्डिंगली वे टैक्स वसूलने का काम उन्होंने प्रारंभ किया। शुरुआत में ये टैक्स यहाँ के जो लैंड थी उसको जमींदारों को बंदोबस्त किया, और जमींदार फिर यहाँ के जो लोग थे जिनके अंडर में जमीन थी, जिनका वहाँ पर मालिकाना हक था, उनसे वो लगान लेने लगे और वो लगान फिर सरकार को देने लगे। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जो 1793, जिसे कि बंगाल एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, 1793 में जो इन लोगों ने किया, जो उस समय यूनिफाइड बिहार था,
बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों एक साथ थे। तो उसके लिए उन्होंने जो किया, इसके विरोध में यहाँ की पब्लिक कभी जो इस तरह के सिस्टम की अभ्यस्त न थी, उन्होंने इसके विरोध में आंदोलन की शुरुआत की और जिसका परिणाम हुआ कि कोल विद्रोह इस क्षेत्र में काफी सशक्त रहा, जिसका क्षेत्र सिंहभूम का क्षेत्र होने के अलावा रांची, गुमला, सिमडेगा आसपास के क्षेत्र में भी, छोटानागपुर के क्षेत्र में भी वह काफी एक्टिव रहा। परिणामतः इसके कुछ ही समय बाद विल्किंसन, जो थॉमस विल्किंसन थे, उन्हें बाध्य होकर एक लॉ लाना पड़ा, जो कि एक तरह से कहिए क्राइसिस मैनेजमेंट, यहाँ के लोगों में जो उग्रता आई थी उसको दबाने के एक प्रयास स्वरूप उन्होंने एक रूल यहाँ डेवलप किया कि जो यहाँ की मानकी मुंडा व्यवस्था थी उन्होंने उसको बहाल की, उन्होंने कुछ पावर दिए और साथ ही साथ इनके थ्रू वे लगान कलेक्शन का काम करने लगे। और इसका कुछ समय तक के लिए तो हो गया, लेकिन बाद में इन्होंने सोचा, अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों नहीं इसको एक सिस्टमेटिक रूप दिया जाए और उससे हम इनसे टैक्स ले सकें और जमीन पर जो विवाद हैं उन्हें भी हम कम कर सकें। तो इसी क्रम में एक भारतीय अधिकारी जिनका नाम था रखालदास हल्दर, तो इन्हें रखालदास हल्दर को स्पेशल कमिश्नर नियुक्त कर इन्हें जिम्मा सौंपा गया कि आप आगे कुछ इस दिशा में काम करें और जमीन का आप सर्वे करके उसके अनुरूप आप प्रिस्क्राइब करें ताकि लोगों से जमीन के एवज में टैक्स लिया जा सके, मालगुजारी या लगान उनसे वसूल किया जा सके, रेंट लिया जा सके। तो ये इनका काफी अहम योगदान रहा और इन्होंने रांची के आसपास के क्षेत्रों में लगभग 24-2500 गांवों में, जिसे भुइंहरी गांव कहा गया, में इन्होंने अध्ययन किया और ये प्रिस्क्राइब किए कि कैसे इस जमीन को, जो भुइंहरी लोग हैं, जो भुइंहरी जमीन है और जो जमींदार के जमीन है, उनके बीच में कैसे डिमार्केशन किया जाए और दोनों प्रकार की जमीनों से किस प्रकार टैक्स लिया जाए, किस प्रकार से रेंट वसूला जाए। तो यह इनकी देन थी। अब आइए, जो भूमि से संबंधित जो डेवलपमेंट या जो अंग्रेजों ने एक व्यवस्था विकसित की, उसके बारे में हम उसका इतिहास जानने की कोशिश करें। एक बात मैं यहाँ बता देना उचित समझता हूँ कि चाहे जो भी हो, अंग्रेजों ने जो भी प्रयास किए हों यहाँ के लोगों से रेंट लेकर या यहाँ के लोगों से लगान वसूल कर अपनी जेब भरने का, लेकिन इतना तो है कि इन्होंने ऐसा कर दिया कुछ जिससे कि इस क्षेत्र की, खासकर झारखंड के क्षेत्र के लोगों की, जो यहाँ के मूलवासी थे, जो यहाँ के आदिवासी थे, उनकी जमीनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाई। इसके मूल में कौन कौन से कारण थे, हम उसके बारे में भी देखेंगे। क्या उनका उद्देश्य था, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे चलकर या आज के दिनों तक अगर यहाँ के मूलवासियों या यहाँ के आदिवासियों की जमीन सुरक्षित दिखाई पड़ती है, तो इस एक्ट का, CNT एक्ट 1908 या SPT एक्ट 1949 का बहुत बड़ा योगदान है। तो आइए अब एक एक कर आगे देखते हैं। तो जैसा हमने बताया, रखालदास हल्दर ये स्पेशल कमिश्नर थे। ये स्पेशल कमिश्नर, इन्हें अंग्रेजों ने अपॉइंट किया था यहाँ के लैंड के बारे में जानकारी देने के लिए। तो अब आए, काफी मेहनत की है हमारी टीम ने भी, उन्हें भी हमें थैंक्स देना चाहिए। झारखंड के भूमि संबंधी कानून अधिनियम, ये स्लाइड्स आपके लिए फ्रेंड्स इतने इम्पोर्टेंट, इतने कारगर, इतने अच्छे हैं कि अगर आप इनका भी अवलोकन एक बार कर लें लेक्चर सुनने के बाद से, एक बार जब कभी भी मन करे, ये PDF फॉर्मेट में हम आपको देते ही हैं, तो जब कभी भी हो आप एक बार एग्जाम से पहले अगर आप पढ़ लेंगे तो सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लीन हो जाएगी और आप आसानी से उनका प्रश्नों को इसमें से ढूंढ पाएंगे। तो जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं,
ये हमारे प्रेजेंट का सिनारियो है। संथाल परगना, नॉर्थ छोटानागपुर, साउथ छोटानागपुर, पलामू और कोल्हान। ये आप मैप अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लें। ये संथाल परगना का एरिया जिसमें देवघर, दुमका, गोड्डा, ये सब साहिबगंज वगैरह का क्षेत्र है। ये नॉर्थ है जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि जितने कोडरमा, गिरिडीह, ये सारे क्षेत्र हैं। ये हमारे साउथ छोटानागपुर जिसमें रांची वगैरह का भी एरिया पड़ता है, पलामू, ये सब, और एक कोल्हान डिवीजन जो 3 जिला जिसमें आते हैं, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। तो इस प्रकार हमारा ये है। तो एसपीटी का एरिया आपका ये है, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट का। और इसके अलावा नॉर्थ छोटानागपुर, साउथ छोटानागपुर, पलामू, कोल्हान अभी वर्तमान का जो है, ये सब मिलकर हमारा एक CNT छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट इसमें लागू था। इसमें कुछ पोर्शन में उसको रद्द भी किया गया था कि यह उस पर अप्लीकेबल नहीं होगा। तो उसके बारे में भी हम जानेंगे किन किन क्षेत्रों में उस समय में 1908 का जो हमारा CNT एक्ट है वह क्यों किन किन क्षेत्रों में उसको नहीं माना गया कि लागू रहेगा। तो आए यहाँ पर देख रहे हैं छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। छोटानागपुर टेनेंसी, इसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे कि टेनेंसी का क्या मीनिंग है, काश्तकार का क्या मीनिंग है और काश्तकारी का क्या मीनिंग है। परिचय आप अभी जैसे चर्चा, ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य आय वृद्धि था। इसके लिए उन्होंने कई कानून बनाए और न्यायालयों के माध्यम से भूमि की नीलामी शुरू की। इससे जमींदारों और रैयतों के बीच संघर्ष बढ़ा और विद्रोह हुआ। यह वो शो करना चाहते थे, जितने भी यहाँ के अंग्रेज पदाधिकारी थे, वे शो करना चाहते थे कि वे कोई गलत कार्य नहीं कर रहे हैं और वैसे लोगों की ही जमीन ले रहे हैं जो रेंट नहीं दे रहे हैं, जो लगान नहीं दे रहे हैं, वो केवल वैसे ही लोगों की वो जमीन ले रहे हैं। और उसके लिए बजाबते वो न्यायालय से उसके लिए आदेश पारित करवाते थे और उसकी बजाबते वो पब्लिकली उसकी नीलामी करते थे। तो स्वाभाविक है कि जो जिसके पास उस समय पैसे होते थे या जो इतना मजबूत होता था कि उस जमीन पर अपना दखल ले सके, तो उसी के को नीलामी में वो दी जाती थी। तो नीलामी विशेष जमींदारों और रैयतों के बीच वो नीलामी प्रक्रिया शुरू की। नीलामी में जमींदार जमीन परचेज करने लगे। और जमींदार कौन थे? जमींदार और जागीरदार प्रायः जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि नागवंशी राजाओं ने बाहर के लोगों को लाकर टैक्स वसूली के लिए, रेंट वसूली के लिए बाहर के लोगों को लाकर यहाँ पर बसाया और उन्हें बहुत सारी भूमि जमीन दी, जागीर दे दी। तो भूमि जमीन देने का अर्थ यह था कि वहां पर जो इनकी जमीन थी वह तो थी ही, साथ ही साथ जो पब्लिक की जमीन थी, जो लोगों की जमीन थी, यहाँ के मूल वासियों की जमीन थी, उस जमीन पर भी इनसे टैक्स लेने की जिम्मेवारी उनको दी गई। तो स्वाभाविक था कि उनके और रैयतों की जो रैयत यूज टू नहीं थी ऐसे नए कानून का या लगान या रेंट देने का, तो स्वाभाविक था कि उनके बीच में टसल होना। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज revenue enhancement. For this they enacted several laws and started auctioning land through courts. This increased conflicts between landlords and peasants, leading to revolts. अब देखें क्या उसका हुआ परिणाम। विद्रोह और आंदोलन, जमींदारों की कठोरता और ब्रिटिश षड्यंत्रों के खिलाफ रैयतों ने विद्रोह किया। प्रमुख विद्रोह कौन थे जिसके बारे में हम लोगों ने जिक्र की? 1831-32 कोल विद्रोह। और इसके बाद क्या आया था यहाँ? अठारह सौ 31-32 का जो कोल विद्रोह था, उसके बाद यहाँ के जो अंग्रेज अधिकारी थे थॉमस विल्किंसन, इन्होंने एक लाया जिसे विल्किंसन रूल के नाम से भी जाना जाता है, जिस रूल को, और उसके तहत यहाँ मानकी मुंडा प्रथा को बहाल की गई और उनके द्वारा, जमींदारों के बजाय उनके द्वारा टैक्स वसूली का काम किया जाने लगा। तो यह बहुत सारे क्षेत्र जो इससे प्रभावित थे, यह पूरे संपूर्ण छोटानागपुर में या संथाल परगना में इनेक्टेड नहीं था। तो यह बहुत इफेक्टिव नहीं रहा बहुत समय तक। 1895-1900 यह काल है बिरसा मुंडा
बिरसा मुंडा के उलगुलान आंदोलन का। उलगुलान महान हलचल, उलगुलान का अर्थ होता है महान हलचल, जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध एक बहुत बड़ी विद्रोह का जन्म दिया था। और यह मुख्यतः अंग्रेज यहाँ के स्थानीय लोगों का, खासकर आदिवासियों की जमीन हड़प जो नीति थी सरकार की कि उसे ऑक्शन कर दो और किसी के नाम से अलॉट कर दो, तो इसके विरुद्ध थी और इसी के लिए ये था। और इसी की देन सीएनटी माना जाता है, सीएनटी एक्ट, इसी का आउटकम माना जा सकता है कि बिरसा मुंडा का जो उलगुलान था उसी के एवज में, उसी के फलस्वरूप हमें सीएनटी एक्ट प्राप्त हुआ। अंग्रेज बाध्य हो गए सोचने के लिए कि हम क्या करें कि लोगों का विद्रोह भी शांत किया जा सके और लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट्स भी खत्म किए जा सके अभी और भविष्य में भी। तो यह सोचकर उन लोगों ने यह बनाया 1895 1900 ईस्वी के बिरसा मुंडा आंदोलन के बाद। आपको मालूम है कि 1900 में ही बिरसा मुंडा की डेथ हो गई, लेकिन उनकी शहादत बर्बाद नहीं गई और उसने बहुत बड़ा काम यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के आदिवासियों के लिए वो कर दिया, जो 1908 का सीएनटी एक्ट के रूप में अभी हमें देखने को मिलता है। अब इसमें क्या क्या हुए? स्वाभाविक है कि उनके रिफॉर्म्स एंड सर्वे, ये सब हुए कि लैंड का रिफॉर्म और सर्वे। जब तक आप सर्वे नहीं कर पाएंगे, लोगों का राइट्स नहीं डिफाइन कर पाएंगे कि किस भूमि पर कैसे लोगों का राइट है, किन किन लोगों का राइट्स है, और साथ ही साथ उससे संबंधित जो पूर्व में जो कुछ भी गलतियां थी या पूर्व में जो भी कलेक्शन में परेशानी आती थी उसको भी दूर करने का कोशिश इन लोगों ने की। और उसी में रैयतों और जनजातियों की समस्याओं को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने सुधार शुरू किए। 1862 ईस्वी में, इंपॉर्टेंट है, भुइंहरी भूमि वो मझीहस, ये मझीहस भूमि जो प्रधान, गांव के प्रधान होते थे या जो जमींदार हुआ करते थे, उनकी भूमि जिस पर कि उन्हें लगान नहीं देना पड़ता था। भुइंहरी भूमि जो खुटकटी भूमि का ही स्वरूप था, खुटकटी भूमि थी जो केवल और केवल मुंडाओं की नहीं थी बल्कि अन्य जातियों की भी थी, अन्य ट्राइब्स की भी थी। तो ये भुइंहरी भूमि और मझीहस भूमि की पहचान हेतु सबसे पहला सर्वे प्रारंभ हुआ और यह सर्वे 1869 तक चला। और यह किसके देखरेख में हुआ? हमने पहले ही कहा था, रखाल दास हलधर, जिसे हलधर सर्वे भी कहा जाता है। हलधर सर्वे, रखाल दास हलधर, इनके नेतृत्व में हुआ और इनकी रिपोर्ट 1869 में जाकर कंप्लीट हुई। अब जैसा कि जब वो कंप्लीट हुई तो ये अधिनियम यहां पर इनेक्ट किया गया, छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट, कहना बेटर नहीं होगा, भूधृति, टेन्योर, छोटानागपुर टेन्योर एक्ट 1869, यह एक्ट आया। दूसरा, छोटानागपुर भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम 1810 साल के बाद से फिर यह आता है, छोटानागपुर लैंडलॉर्ड एंड टेनेंसी प्रोसीज्योर एक्ट, कि लैंडलॉर्ड और इसमें टेनेंट के बीच में क्या होगा, प्रक्रिया होगी, उसके बारे में आया। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इनफैक्ट काश्तकार कौन है या टेनेंट कौन है, तो इसके बारे में हम लोग बाद में समझ लेंगे। फिर बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1897, यह भी आया। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे ही। और फाइनली 1949 आफ्टर इंडिपेंडेंस, लेकिन इसकी शुरुआत पहले ही हो चुकी थी, जिसे स्वतंत्र भारत में घोषित किया गया, ये 1949 संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। तो ये जितने भी थे, ये जितने भी नियम, खासकर ये लास्ट वाले दो, ये जमीनों के प्रोटेक्शन में, यहाँ के लोगों की, यहाँ के मूल वासियों की, यहाँ के खासकर आदिवासियों की जमीन को बचाने में इन दोनों ने काफी बड़ा रोल प्ले किया। तो छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट 1908, संथाल परगना
टेनेंसी एक्ट 1949। तो मुख्य भूमि कानून अधिनियम ये उनके द्वारा बनाए गए, जिसका कि बहुत बड़ा रोल आपको देखने को मिलेगा। अब हम इसकी बात कर रहे हैं कि छोटानागपुर भूधृति अधिनियम, यह चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट और पहला था और यहाँ के किसी ऑफिसर द्वारा इसे तैयार किया गया था, तो इसको जानना, इसके क्या क्या मुख्य प्रावधान है, हमको शॉर्ट में जानना चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ दिया छोटानागपुर टेन्योर। अगेन यहाँ पर आप करेक्शन कर लेंगे, टेनेंसी के बजाय टेन्योर, छोटानागपुर टेन्योर एक्ट 1869। तो भुइंहरी भूमि वे लोग धारण करते थे जो गांव के मूलवासी माने जाते थे। क्लियर है? भुइंहरी, इसमें सभी शामिल हो सकते हैं, इसमें मुंडारी जमीन भी शामिल हो सकती है। केवल स्पेसिफाई करने के लिए हम खुटकटी, मुंडारी खुटकटी को मुंडारी खुटकटी के नाम से जान देंगे। मुंडारी खुटकटी, मुंडारी खुटकटी, मुंडारी खुटकटी भूमि जो मुंडा के द्वारा, जो जिसके मूल प्रवर्तक, जो उस गांव को बसाने में जिन्होंने रोल प्ले किया हो, वैसे लोगों की भूमि जो थी वो खुटकटी भूमि थी। और खुटकटीदार जो लोग उसके ओनर हुआ करते थे। वैसे ही भुइंहर वैसी भूमि जो उस गांव के मूलवासी माने जाते थे, अपार्ट फ्रॉम, चाहे वह मुंडारी हो, मुंडा हो या अन्य कोई भी हो, उनके द्वारा, जो उस गांव के मूल लोग हैं, जो प्रवर्तक हैं, उनके द्वारा जो भूमि तैयार की गई वह मूलवासी माने जाते थे। भुइंहरी लैंड वाज हेल्ड बाय दोज कंसिडर्ड ओरिजिनल सेटलर्स ऑफ द विलेज। दे हैड राइट्स ओवर लैंड एस्टेब्लिश्ड बाय देयर एंसेस्टर्स। जो उनके आगे वाली पीढ़ी है उसको भी उनको ये राइट अपने आप ट्रांसफर होते जाता है। तो इस प्रकार इन्हें अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित गांव की भूमि का अधिकार ये मिल जाता है, इसका दिया गया प्रावधान में था। आगे देखें, अब भुइंहरी भूमि को कितने श्रेणियों में, कितने कैटेगरी में बांटा गया, तो ये देखें, ये इसमें भूत खेता या भूत खेत या भूत खेता, डाली कटारी, डाली कटारी, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये तो डिफाइन किया हुआ है आपके एक्ट में। और पहनई भूमि और महतोई भूमि, तो ये सारी जो है ये आपको पूजा पाठ कराने के लिए पाहन को जो दिया जाता है, पाहन जो कि पुजारी होता है गांव का, वही भूत भी खेदता है। भूत को खदेड़ने के गांव से जो इल पावर है, जो डेविल्स है, जो भूत प्रेतात्मा है, उसको गांव से भगाने के लिए भी कुछ जमीन स्पेसिफाई किया जाता है और उससे जो उपज होती है उसको इसी काम में लोग खर्च करते थे। तो भूत खेता। डाली कटारी भी उसी से मिलता जुलता था। पहनई भूमि, जो पाहन की भूमि पूजा पाठ कराने के एवज में उसको ध्यान स्वरूप दिया हुआ रहता था, वह होता था। महतोई भूमि, जो सरदार गांव का जो हेड था उसको भी दिया गया। उरांव लोगों में महतो ग्राम प्रधान को बोला जाता है। तो महतई भूमि जो उनके हेडमैन को दिया गया लैंड है या उनके द्वारा जो एक्वायर्ड किया हुआ लैंड था उसको महतोई भूमि कहा जाता था। महतोई। अब जो स्पेशल पावर ऑफ द स्पेशल कमिश्नर, अभी हम लोगों ने देखा था स्पेशल कमिश्नर रखाल दास हल्दर। तो भुइंहरी मध्यस्थ भूमि के दावे की जांच के लिए उनके लिए वो इसमें शक्ति निहित थी। विशिष्ट कमिश्नरी जो होते थे उनके पास भुइंहरी मध्यस्थ भूमि के दावे को कोई आदमी अगर क्लेम कर रहा है कि यह जो भूमि है वो भुइंहरी है, वहाँ के जो मूल प्रवर्तक हैं उनके एंसेस्टर्स हैं, उनके द्वारा ये एक्वायर की गई है, या मझीहस है जो हेडमैन है उनकी जो जमीन है, इस दावे की जांच की शक्ति इनमें थी। सीमांकन व रजिस्ट्रार तैयार कराना भी इनके जुरिडिक्शन का मामला था। टू कंडक्ट डिमार्केशन एंड मेंटेन रजिस्टर्स, कि उससे राइट्स पता किया जा सके। कब्जा छुड़वाकर भूमि वापसी कराना, इलीगल वे में मानिए कोई किसी दबंग व्यक्ति ने कब्जा कर लिया हो भुइंहर जमीन पर या मझियस जमीन पर, तो उससे उसका कब्जा वापस दिलाने का भी पावर इनके पास था। और कर निर्धारण, विवाद का निपटारा, किस जमीन के लिए क्या समुचित, क्या सुटेबल टैक्स होना चाहिए,
रेंट होना चाहिए, इसका भी निर्धारण करने का इनका था। साथ ही साथ डिस्प्यूट्स, अगर दो लोगों या दो से अधिक लोगों के बीच में अगर डिस्प्यूट्स है तो उसको सेटल ये कर सकते थे। फिर अपील एंड रिव्यू प्रोसेस, स्वाभाविक है कि निर्णय अगर उनका वो भी था जो स्पेशल कमिश्नर, निर्णयों की पुनर्विचार का अधिकार कमिश्नर को, उनसे जो मामले सेटल नहीं हो पाते थे, स्पेशल कमिश्नर का जो दायरा था उससे अगर ऊपर, उनके से अधिकार क्षेत्र से जो बाहर का था, पुनर्विचार, उनके द्वारा जो फाइनल कुछ डिसीजन दिया गया उसके ऊपर अगर कोई जरूरत है कि कोई भी आवेदक या कोई भी रैयत या कोई भी काश्तकार अगर कोशिश करता है कि मैं और ऊपर जाऊं और अपने लिए न्याय मांग सकूं, तो उपायुक्त अधिकार कमिश्नर को उसके ऊपर का अधिकार था। विशिष्ट कमिश्नर के आदेश के खिलाफ प्रमंडलीय कमिश्नर के पास अपील संभव थी। स्पेशल कमिश्नर अपील अगेंस्ट इतना ऑर्डर्स कंडक्ट टू डिविजनल कमिश्नर, जो इससे ऊपर का पदाधिकारी होता था। अधिवक्ता मुख्तार की अनुमति बिना सुनवाई नहीं, नो लॉयर प्लीडर अलाउड विदाउट प्रायर परमिशन। आप अगर चाहें कि मैं किसी वकील के थ्रू, लॉयर के थ्रू अपनी सुनवाई कराऊं, तो यह भी उसी के बाद या उनके परमिशन से ही ऐसा पॉसिबल हो पाता था। जरूरी नहीं है कि आप किसी वकील को लेकर जाएं और उनसे उसकी सुनवाई हो सके। वह बोले कि मैं सक्षम नहीं हूं अपना केस या अपनी जो स्थिति है वह रखने में, तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि कोई लॉयर, कोई मुख्तार, उसे मैं अपने साथ लाऊं या मेरा वो रिप्रेजेंट करे, तो उस केस में अगर परमिशन मिलती है तब वह जा सकता था। कंक्लूजन के रूप में हम क्या कह सकते हैं? ब्रिटिश शासन के भूमि कानूनों का उद्देश्य राजस्व बढ़ाना था, परंतु इनसे रैयतों और जनजातियों की भूमि की रक्षा भी हुई। अभी हम लोगों ने चर्चा की थी, झारखंड भूधृति अधिनियम व अन्य कानूनों ने भूमि संबंधी विवादों के समाधान की नींव रखी। आज भी इतना प्रमाणिक है जमीन का, जो उन लोगों ने सर्वे किया, जो नक्शा बनाया, सारे गांव के बीच में एक तरह से विवाद को उन लोगों ने सॉर्ट आउट कर दिया। तो यह तो एक सबसे बड़ी बात थी कि जितने भी अभी हैं उन्हीं के द्वारा तैयार किए गए। अभी जैसे झारखंड की बात की जाए तो 1932 का जो फाइनल मतलब यहाँ का सर्वे है उसी को माना जाता है, उसको आधार कि उसके बेसिस पर ही यहाँ की आपकी मालिकाना हक या यहाँ का आपको मूलवासी होना निश्चित किया जाता है। और उस समय भी गांव से और दूसरे गांव के बीच में जो भी बाउंड्री डिमार्केशन किया गया है इतना सटीक है कि उसका भी, उसके आधार पर जो भी मेजरमेंट वगैरह किए जाते हैं वो पूरी की पूरी तरह सही पाए जाते हैं। इसके बाद 1966 से लेकर 66 तक भी सर्वे का काम हुआ, लेकिन यहाँ के लिए, झारखंड के लिए 1962 को ही एक 1932 को ही एक हम लोग प्रमाणिक ईयर मान सकते हैं, जिसको कि आज भी लोग स्वीकार करते हैं। तो द ब्रिटिश लैंड laws aimed at increasing revenue, but they also protected the land of peasant and tribes. The Chotanagpur Tenancy Act and other, not tenancy, again tenure. Chotanagpur Tenure Act and other laws laid the foundation for resolving land related disputes. अब आते हैं इसके बारे में जिसकी चर्चा अभी हम लोगों ने की है। अभी आप देख रहे हैं CNT 1908। झारखंड में विद्रोहों का प्रमुख कारण भूमि लूट था। बिरसा मुंडा का उलगुलान 1895-1900 इसी संघर्ष का परिणाम था। इसे रोकने के लिए 11 नवंबर 1908, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 नवंबर 11 नवंबर 1908 इसी दिन इनेक्टेड हुआ CNT, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाया गया। छोटानागपुर
टेनेंसी एक्ट। क्लियर है? बढ़े। इसके उद्देश्य क्या थे? तो इसके उद्देश्य में आप ये 4 उद्देश्य समझ लें कि टू एंड लैंड डिस्प्यूट्स, मेजर तो यही था, टू पेसिफाई रिवोल्ट्स, जो विद्रोह था, उलगुलान, लोगों में जो आक्रोश था उसको शांत करना, क्योंकि इसी की उपज थी। मुंडारी, खुटकटी, भुइहरी, कोड़कर जैसी जनजातीय भूमि की रक्षा। मुंडारी, खुटकटी, ये हटा दीजिए, मुंडारी, खुटकटी, भुइहरी, कोड़कर जैसी जनजातीय भूमि की रक्षा करना। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा मुंडारी, खुटकटी और भुइहरी जमीन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस की थी। एक नया वर्ड यहाँ कोड़कर आ रहा है। तो कोड़कर वैसी जमीन जो पहले से खेती में प्रयुक्त नहीं हो रही है, लेकिन उस पर खेती अगर कोशिश की जाए तो उस पर खेती पॉसिबल है। अर्थात वैसी बंजर जमीन या खेती में पूर्व से प्रयुक्त न होने वाली जमीन को कोड़कर, और किसी के कब्जे में अगर वो आती है उसको वो कोशिश करके उसको खेती योग्य बनाने का प्रयास करता है, तो वैसे लैंड को कोड़कर कहा गया। मुंडारी खुटकटी हो गई, जो मुंडाओं ने जिसे तैयार किया, वहां के जमीन को पेड़ पौधे काटकर खेती योग्य तैयार किया। भुइहरी, मुंडाओं के अतिरिक्त भी जो लोग उस गांव के प्रवर्तक थे, जिन्होंने भूमि को तैयार किया, खेती योग्य बनाया, वहां के जंगलों को, वहां के जंगल झाड़ को काट के, भुइहरी। कोड़कर, वैसी जमीन जो पहले से आबाद नहीं थी और वह खेती बाद में इसका है, क्योंकि शुरू में तो जमीन की कमी नहीं थी, इसलिए खुटकटी और भुइहरी ही ज्यादा थी। लेकिन बाद में जब जमीन की कमी होने लगी, लोगों का अधिकार या जमीन उनके नाम से, उनके परिवार से स्पेसिफाई होने लगा, तब जो बची हुई जमीन थी जो अनुपयुक्त थी, वैसे जमीन पर जब लोगों ने उनको आबाद करना शुरू किया, उन्हें खेती में कन्वर्ट करना शुरू किया, तो उस जमीन को कोड़कर कहा गया। आगे भी हमें मिलेगा। तो वैसे भूमियों की रक्षा करना, मुंडारी, खुटकटी, भुइहरी, कोड़कर आदि जैसी जनजातीय भूमि की रक्षा करना इसका ऑब्जेक्टिव था, और साथ ही साथ आदिवासी हितों को सुरक्षित रखना। तो ये इसके उद्देश्य थे, जो CNT 1908 में, जो 1903 से बनना प्रारंभ हुआ था और 1908 में जाकर वह कंप्लीट हुआ, इनेक्ट हुआ 11 नवंबर 1908। उसका ऑब्जेक्टिव यही था। अब ये कैसे कैसे निर्माण हुआ ये भी देखें। ये अधिनियम बनाने से पहले छोटानागपुर का सर्वे हुआ। पहले वर्ष ट्रवर्स सर्वे और दूसरे वर्ष कैडस्ट्रल सर्वे किया गया। अब ये सर्वे, ट्रवर्स सर्वे, कैडस्ट्रल सर्वे, इस पर ज्यादा हम लोग अभी टाइम नहीं देंगे। केवल ये जाने कि पहले वर्ष में एक रफ सर्वे किया गया और दूसरे बार में कैडस्ट्रल थोड़ा माइन्यूटली इस पर काम किया गया और उसका सर्वे किया गया, और इस सारे प्रोसेस पर उस समय 16 लाख रुपए खर्च हुए। अधिनियम बनाने के पहले छोटानागपुर का, पूरे छोटानागपुर का, बिफोर फ्रेमिंग एक्ट सर्वे छोटानागपुर वाज कंडक्टेड। फर्स्ट ईयर ट्रेवर्स सर्वे, सेकेंड ईयर कैडस्ट्रल सर्वे, इट कॉस्ट 16 lakhs रुपीस। कौन कौन से लोग इसमें प्रमुख थे ये अब आप देखें। निर्माता व प्रमुख व्यक्ति, मेकर्स, की फिगर। अगर इसके बारे में बात की जाए तो जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है वह थे फादर हॉफमैन, बैप्टिस्ट फादर हॉफमैन। इनका सबसे बड़ा इसमें योगदान रहा। रखाल दास का तो था ही, और साथ ही साथ ये स्लेट और हर्स्ट, इन दो अधिकारियों का भी इसके निर्माण में बहुत बड़ा योगदान था। और आपको यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये फादर हॉफमैन, जो मेरे ख्याल से 1855 से 1908,
तक इनका जीवन काल रहा होगा। तो ये वही व्यक्ति थे, ये फादर वही थे जो बिरसा को पगला बिरसा, बिरसा मुंडा को जो पगला बिरसा कहकर संबोधित करते थे और यह मानते थे कि बिरसा एक अवरोध के रूप में काम कर रहे हैं मिशनरीज के लिए और इसके प्रचार प्रसार से को रोकने में इनका आंदोलन काम कर रहा है, इसीलिए वह इन्हें पगला बिरसा कहते थे। हॉफमैन बिरसा को पगला बिरसा के नाम से संबोधित करते थे। और इन्हीं पर फादर हॉफमैन पर ही बिरसा ने तीर भी चलाई थी, जो फॉर्चुनेटली इनके बगल से गुजर गई और उसमें इनके प्राण बच गए थे। बाद में यही फादर हॉफमैन बिरसा मुंडा के आंदोलन से प्रभावित होकर उन्हें लगा कि नहीं, जो उनका आंदोलन था वो वाजिब था और निश्चित रूप से यहाँ के लोगों का राइट रिजर्व होना चाहिए, वह उन्हें मिलना चाहिए। खासकर जो भूमि का मामला है, भूमि का विवाद है, वो सेटल होना चाहिए। और उसके बाद से इन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया और परिणामतः आज आपके सामने जो है उसमें बहुत थोड़े से संशोधन के साथ अभी आपको सामने वो दिखाई दे रहा है। तो ये फादर हॉफमैन काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन है। हर्ष लेक का भी अच्छा खासा इसमें रोल है। और ये सारे लोग, डॉक्टर डेविसन, कैप्टन डेप्री, कैप्टन ग्रे, कर्नल ईटी, डाल्टन, ओलिफेंट, ग्रिमली, हर्स्ट, स्लेक, लिस्टर, इन सबों का इसमें मोर और लेस काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ये सारे लोग। अब इसमें भूमि की संरक्षण, लैंड स्ट्रक्चर क्या है, अभी जो है किस प्रकार की जमीन थी जिनको कि सेटल करना था, जिस पर कि तय करना था कि किस प्रकार से लगान लिया जाए। तो ये आप देखें, सीधी सी बात है, जो हमारे ये सीएनटी 1908 ये किससे रिलेटेड है? तो दिस इज रिलेटेड विथ लैंड। इनेक्टेड कब हुआ? 11 नवंबर 1908 को इनेक्टेड हुआ। तो स्वाभाविक है कि लैंड से रिलेटेड ये मामला है, लैंड से रिलेटेड है। तो लैंड के बारे में ही यहाँ पर अधिकांश चर्चा होगी कि उस लैंड का सेटलमेंट हो, अधिकार तय कर दिए जाए और उनसे रेंट किस प्रकार लेना है इसके बारे में बता दिया जाए। या अगर वह व्यक्ति फिर फर्दर आज अगर कृषि करने के योग्य नहीं है तो किसी दूसरे को वो दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, ये डिफाइन किया जाए। अगर दे पाएगा तो फिर उसका और सरकार के बीच में क्या संबंध रहेगा। तो इन सारे चीज़ों को डिस्कस करने के लिए ही इस लॉ को लाया गया। तो इसीलिए पहले जमीन की संरचना, भूमि किस प्रकार की थी उस समय, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे अधिक भूमि किसके पास हुआ करती थी? शुरू में मैंने कहा कि ईश्वर प्रदत्त यह धरती थी, तो उस समय किसी का भी सबों के बराबर हक था इस धरती पर। धीरे धीरे लोग कम ताकतवर अधिक ताकतवर के श्रेणी में बटे। जो ताकतवर थे या जिनके परिवार में ज़्यादा लोग थे, वह अधिक से अधिक भूमि को क्लियर किए, खेती योग्य बनाए, तो उनके कब्जे में उतनी भूमि आ गई। या बाद में जब इस लैंड का इम्पोर्टेंस समझ में आया लोगों को, यहाँ के शासकों का, तो उन लोगों ने भूमि अपने कब्जे में, पूरी भूमि उनके जिम्मे हो गई, राजा की भूमि हो गई। आज भी जैसे संपूर्ण भूमि जो है वो किसकी है? सरकार की भूमि है। सरकार उससे रेंट, आपसे हमसे रेंट लिया करती है, लगान वसूलती है। तो उसी प्रकार उस समय जो थे राजा महाराजा यहाँ के थे, उनके पास सर्वाधिक जमीन थी, क्योंकि वही माना जाता था कि सारी भूमि उन्हीं की है और वो उन्होंने पट्टे पर या अपने लोगों को अपने जीविका पार्जन के लिए लैंड को दे रखा है और उसके एवज में वो राजा को या शासक को, महाराजा को वो रेंट देते हैं, जिससे कि महाराजा अपना क्रियाकलाप संपादित करते हैं। तो स्वाभाविक है कि महाराजा के पास सर्वाधिक भूमि थी। द महाराजा हेल्ड मैक्सिमम लैंड। जो किसी की जमीन नहीं है वो महाराजा की जमीन है।
खरपोशदार, और आपको इसमें कुछ अलग अलग तरह के नाम भी सुनने को मिलेंगे, क्योंकि आपको जैसा मैंने बताया कि मुगलों के बाद से शुरुआत हुई रेंट लेने की, लगान लेने की प्रथा जो विकसित हुई वो मुगलों के बाद से हुई। इसके पहले कोई भी महाराजा अपने रैयत से, अपने प्रजा से वो रेंट नहीं लिया करते थे जमीन के एवज में। लेकिन जब इनके ऊपर टैक्स इंपोज किया गया तो ये भी बाध्य हुए और टैक्स लेना प्रारंभ किए। तो इसमें आपको जो टर्म मिलेंगे, बहुत सारे अरबी फारसी के टर्म मिलेंगे, साथ ही साथ कुछ यहाँ के स्थानीय भाषा, नागपुरी या खोटा या और भी मतलब जो यहाँ की स्थानीय भाषा थी उससे संबंधित यहाँ के जो जनजातीय भाषा है, मुंडारी या संथाली, उससे भी संबंधित आपको यहाँ पर टर्म देखने को मिलेंगे। तो खरपोशदार, भैयाद मीन्स उनके रिलेटिव्स, खरपोशदार या रिलेटिव्स ऑफ राजा महाराजा। वो कौन कौन हुआ करते थे आप लोग पढ़ चुके हैं, कुंवर, लाल, ठाकुर आदि। इसमें कुंवर बोलते थे, लाल्स बोलते थे, ठाकुर भी बोलते थे। तो ये लोग एक तरह से जमींदार किस्म के लोग थे, और या तो ये उन्हीं के परिवार के लोग थे राजा महाराजा के, या बाहर से जो लोग अपने लोगों को बाहर से लाकर यहाँ सेटल कराए थे जमीन देकर, जागीर देकर, वैसे लोग ये हुआ करते थे। तो उनकी जमीन, और उन्हें क्या माना गया कि उन्हें जमींदार माना गया। वे आर ऑल्सो जमींदार। जमींदार मीन्स जमीन का मालिक। फिर मजीहस, जो उस गांव का प्रधान मानकी या महतो, वो बेट खेता, मतलब जो मजदूरी करने के लिए लोगों को जो लाया गया और उनके सेटल होने के लिए जो जमीन दी गई वो बेट खेता हुआ। और बेट खेता, बेटवेगारी मीन्स जो लोग राजा की जमीन पर काम करते थे या महतो की जमीन पर काम करते थे, उसके एवज में उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता था और उनके लिए कुछ जमीन ईयरमार्क कर दी जाती थी, तो उसको बेट खाता भी बोलते थे। तो बेट खेता या बेट बेगारी, ये वैसी जमीन हुआ करती थी जिस पर रैयत का हक, रक्षित भूमि पर रैयती हक नहीं था, जिस पर किसी पर्टिकुलर पर्सन का हक नहीं था, जो क्लेम नहीं था। रिजर्व्ड लैंड्स लाइक मजीहस एंड बेट खेता वेयर बियॉन्ड टेनेंट राइट्स, तो उस पर उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होता था। तो ये कैटेगरी बनाया हुआ है कि किस किस तरह की जमीन वहां पर थी। और अब उसी प्रकार रैयतों के प्रकार, टाइप्स ऑफ टेनेंट्स, टाइप ऑफ टेनेंट्स, इसमें कायमी रैयत, स्थायी अधिकार, सिकमी रैयत, अस्थायी कब्जाधारी, दर रैयत, उप रैयत, कायमी रैयत, परमानेंट टेनेंट्स या सिकमी रैयत, सिकमी टेम्पोररी टेनेंट, और दर रैयत सब टेनेंट, टेनेंट के अंदर का ये सब टेनेंट, वो अगर किसी को देता है तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें काश्तकार किसको बोलेंगे, तो ये इस प्रकार के रैयत जो हुआ करते थे। तो 3 कैटेगरी के रैयत आप जान लें कि अगर रैयत हम बोलेंगे तो वो कौन कौन से 3 प्रकार के रैयत होंगे। तो एक परमानेंट रैयत होंगे, अभी थोड़ा सा आप जान लें। परमानेंट रैयत जो ऑथराइज, मतलब उस जमीन के होल्डर है जिस पर उनका कानूनी हक है, तो वैसे लोगों को हम लोग परमानेंट रैयत बोलेंगे। कि जैसे वो किसी व्यक्ति से उन्होंने पट्टा ले लिया या उसका राइट एक्वायर कर लिया, वो जो रेंट देते हैं उनका उनके नाम से कटता है रेंट, उसका रसीद जो कटता है वो उस पर्सन के नाम से कटता है, और वो रेंट वसूली करने वाला सरकार के रेवेन्यू में उसके जमा कर देता है, या जो लैंडलॉर्ड है, जो भूस्वामी है, उसको वह हस्तांतरित कर देता है। तो वह परमानेंट टेनेंट हुआ, परमानेंट रैयत हुआ। इसको वो बोलते हैं। दूसरा सिकमी रैयत, अस्थायी कब्जाधारी, मतलब वो नॉन ऑक्युपाइड, नॉन ऑक्युपेंसी, ये है ऑक्युपेंसी रैयत, और ये नॉन ऑक्युपेंसी, नॉन ऑक्युपेंसी रैयत, ये हो गया। और दर रैयत मीन्स रैयत ने जिसको दे दिया है, इसका कोई उस पर राइट नहीं है,
टेम्पोररी टेनेंट वो इसने दे दिया, लेकिन इसके नाम से भी रसीद कटेगा, या उसका इस जमीन पर जो राइट्स होगा वो कायमी राइट पर ऑक्यूपेंसी राइट वाले रैयत का होगा। और दर रैयत मीन्स रैयत ने किसी भी प्रकार के, चाहे वो कायमी हो या फिर सिकमी हो, इसने अपने लेवल से टेम्पोररीली किसी को वो लीज कर दिया हो या पट्टा कर दिया हो 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 1 साल के लिए, तो वो सब टेनेंट कहलाएगा या अंडर रैयत कहलाएगा। इसको अंडर रैयत भी बोलते हैं। तो ये हो गए हमारे रैयतों के प्रकार। ये हम संक्षेप में पढ़ रहे हैं, एक एक प्रोविजंस का बारे में समझेंगे। और जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको कहा कि देखने में जितना लंबा चौड़ा ये दिखता है उतना लंबा चौड़ा है नहीं। अगर कुछ प्रावधानों को, कुछ अध्यायों को, खासकर 1 से 9 तक के जो अध्याय हैं उनको अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमारा मैक्सिमम काम हो जाता है। तो ये अब आ गया है। मुख्य प्रावधान क्या है? तो मुंडारी खुटकट्टी भूमि न तो बेची, न कब्जाई, न नीलाम की जा सकती है। मालगुजारी बढ़ाई नहीं जा सकती, लेकिन इसमें स्पेशल प्रावधान है। कोड़कर भूमि पर 4 वर्ष तक कोई कर नहीं लगता है। जैसा कि हमने कहा, जो पहले से खेती योग्य नहीं है भूमि, उसको अगर तैयार की जाती है तो कुछ रिलीफ दिया जाता है वो जो भूधारक है उसको, कि वो 4 साल तक वो नहीं दे, और खेत जब पूरी तरह से उपज देने योग्य हो जाए तभी उससे वो लिया जाए। नो टैक्स फॉर 4 ईयर्स। 4 ईयर्स मीन्स 5 साल के अंदर तक उसको नहीं, मतलब पहली फसल लेने के अगले 4 फसल तक, 4 साल तक ये नहीं उसमें लग सकता है। और उसके मुख्य प्रावधान में क्या है, ये आप शॉर्टकट में पढ़ लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। हम लोग फिर विस्तार से भी इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे कि रैयत केवल अपनी जाति गांव के भीतर भूमि बेच सकता है। ये सबसे बड़ा ये इसका प्रावधान है। लैंड कैन बी सोल्ड ओनली विद इन सेम कास्ट और विलेज। बाद में ये थाना के रूप में चिन्हित किया गया, और उसे आज भी आप देखते हैं जो थाना नंबर वही इसी से रिलेटेड है। जो अलग अलग विलेज जो थे उनके लिए अलग अलग थाना डिसाइड किया गया। तो एक थाने के अंदर में ही वो भूमि का लेन देन, खरीद बिक्री, और वो भी सेम कास्ट का हो सकता है, अदर में नहीं। तो डिप्टी कमिश्नर अप्रूव्ड रिक्वायर्ड, इसका भी डिप्टी कमिश्नर का भी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट अगर सीएनटी में रोल है तो वह है उपायुक्त का। उपायुक्त जो कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, इसका बहुत बड़ा रोल है। पैतृक भूमि केवल पुत्रों को मिलेगी, महिलाओं को निर्वाह का अधिकार। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका प्रोविजन है कि जो भी होगा, अगर आप मुंडारी खुटकटीदार हैं या भुइहरी हैं तो उस केस में आपको जो भी उसका राइट्स होता है वह ट्रांसफर होता है वंश के द्वारा। उसके वंशजों के बीच में आगे की पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहती है। लेकिन अगर कहीं किसी भी पर्सन को, अगर उसकी अपनी संतान मेल नहीं हुई, पुत्र अगर उसके नहीं हुए, केवल पुत्रियां हैं, तब क्या होगा? तो वैसी स्थिति में उन्हें उसका राइट नहीं मिलेगा। उन्हें उसका राइट नहीं मिलेगा केवल जीवन निर्वाह का। जब तक वह रहेगी वह उससे उपज ले पाएगी, अपना जीवन निर्वाह करेगी, और उसके जाने के बाद से, उसकी जब मृत्यु हो जाएगी तो यह वापस चली जाएगी, यह वापस लैंडलॉर्ड के पास चली जाएगी। जो भूस्वामी हैं उनके पास ये जमीन चली जाएगी। भू संपत्ति का विभाजन, मृतक की भूमि पुत्रों में बांटी जाएगी। लैंड डिवाइडेड अमॉन्ग सन्स, एल्डर सन गेट्स लार्जर शेयर, थोड़ा सा ज्यादा जो बड़ा बेटा होता है उसको मिलता है। विडो अनमैरिड डॉटर सिस्टर्स इंटाइटल्ड टू लाइवलीहुड राइट्स बट कांट सेल, जब तक वो रहेगी लाइवलीहुड के लिए उसको मिलते रहेगा, जीवन निर्वाह के लिए, लेकिन वह बेच नहीं पाएगी। खुटकट्टी भूमि वंश से बाहर नहीं जाएगी। खुटकट्टी अगर भूमि है, खुटकट्टी लैंड कांट गो आउटसाइड द क्लान, तो वह कभी भी उससे बाहर नहीं जाएगी। अगर मुंडारी खुटकट्टी है
तो मुंडाओं के बीच में ही वह जाएगी, उससे अलग वह नहीं जा सकती है, उस वंश से अलग उसको नहीं जाना होगा। जहां पर वो एंड हो जाएगा, जिस परिवार का आखिरी हो जाएगा या वहां कोई पुत्र नहीं होगा, तो उस स्थिति में वह पुनः लैंडलॉर्ड कौन होगा? गवर्नमेंट, उस समय का जो जमींदार, जो फाइनली जहां पर लेके जो टैक्स कलेक्ट करके जिसको देता है, दैट इज लैंडलॉर्ड। तो लैंडलॉर्ड के पास वो जमीन फिर चली जाएगी और फिर उसका सेटलमेंट होगा, या तो नीलामी होगी, सेटलमेंट होगा, जिस किसी के भी पास में विसिनिटी में रहेगा उसको वो दे देने का प्रोविजन रखा गया है। महत्व और निष्कर्ष। जनजातीय भूमि की सुरक्षा क्या उसे हुआ महत्व कि जनजातीय भूमि की सुरक्षा हुई, इससे बाहरी लोगों से भूमि बची। स्वतंत्रता के बाद अधिकारियों दलालों ने बहुत सारी इसमें होल्स बना दिए कि भूमि छीनी जाने लगी। छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम ने जनजातीय समाज को भूमि सुरक्षा देकर नए युग की शुरुआत की। तो प्रोटेक्टेड ट्राइबल लैंड्स, प्रिवेंटेड लैंड ग्रैब बाय आउटसाइडर्स, पोस्ट इंडिपेंडेंस लूपहोल्स वीकेंड इट, कुछ हुआ उसमें बनाए गए। खासकर वैसे प्रावधान जब किए गए कि विकास कार्यों के लिए इस भूमि का उपयोग किया जा सकेगा उपायुक्त के आदेश। तो इसमें छोटे छोटे कुछ लूपहोल्स आए। द एक्ट मार्क द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा लैंड सिक्योरिटी एंड ट्राइबल सोसाइटी फॉर ट्राइबल सोसाइटी। तो ये इतनी सारी चीजें मुझे लगता है कि नटसेल में आप इतनी सारी बातें आसानी से समझ गए होंगे, और कैसे कैसे भूमि से संबंधित यहाँ इस भूमि पर कानून बने, उसके क्या क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज किन परिस्थितियों में बने, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। खासकर दो के बारे में, एक छोटनागपुर भूधृति अधिनियम या छोटनागपुर टेन्योर एक्ट, और दूसरा जो छोटनागपुर टेनेंसी एक्ट जो मेन था, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ ली। तो ये एक आउटलाइन अभी हम लोगों ने जो भी पढ़ा वो आउटलाइन पढ़ा। तो इतना से कुछ प्रश्नों के उत्तर आप दे पाएंगे, लेकिन डिटेल्ड आंसर के लिए आपको आना पड़ेगा इसके मुख्य प्रावधानों के ऊपर। जैसे कि अब ये सारे प्रावधान अब हम पढ़ेंगे इसमें। छोटनागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 के प्रावधानों का विस्तार, अब जो उसके प्रावधान हैं उसके बारे में हम अगर पढ़ेंगे विस्तार से, तब हम पूरी तरह से समझ पाएंगे कि छोटनागपुर टेनेंसी एक्ट इनफैक्ट है क्या। और जितने भी प्रश्न इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं वह आउटलाइन के आधार पर तो कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं, लेकिन कुछ जो इसके अध्याय हैं, चैप्टर्स हैं, उसको जब तक हम नहीं पढ़ें विस्तार से तो हम उनके उत्तर नहीं कर पाएंगे। और यह कार्य बहुत कठिन है भी नहीं, देखने में भले थोड़ा बड़ा लगता हो। तो ये सारी चीजें हम आगे के क्लास में आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। उसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आप देखें कि ये है क्या। ये छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, इसमें आपको बता दूं मैं कि ये पूरे, जैसा कि आप देख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स, चैप्टर कितने हैं? 19 चैप्टर में ये पूरा डिवाइड है। अब हम अपने मूल बिंदु पर आते हैं, मुख्य बिंदु पर, और उसके बारे में अब बात कर रहे हैं। तो सीएनटी कितने पार्ट में है, कितने चैप्टर में है? सीएनटी 1908 शॉर्ट में, अब इसे इतना ही से काम चलाएंगे। ये इसमें कुल 19 चैप्टर हैं, 1 से लेकर 19 तक, और इसमें प्रत्येक चैप्टर में कुछ कुछ धाराएं हैं। और वो कुल कितने धाराएं हैं? आर्टिकल की संख्या 271। तो ये तो आप एकदम याद रखेंगे कि यह पूरा इंटायर जो एक्ट है वो 19 अध्याय में बटा हुआ है।
और कितने 271 आर्टिकल में डिवाइडेड है। अब यहाँ पर आपको हमने आपकी सुविधा के लिए सारे का एक पूरा नटसेल पूरे चैप्टर्स को एक जगह मैंने देने का काम किया कराया है, सो दैट कि आप इसको भी अगर याद कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि किसमें कौन कौन सी धाराएं हैं। अब जैसे देखें, पहला अध्याय जो है वह क्या है कि इसमें प्रारंभिक मतलब शुरुआती इनिशियल, एब्रिविएशन, स्कोप एंड डेफिनेशंस, ये सब इसमें है, जिसमें 1 से 3 तक के इसमें धाराएं इसमें रखी हुई है। दूसरा अध्याय 4 से 8 तक काश्तकारों का वर्ग, क्लासिफिकेशन ऑफ कल्टीवेटर्स। कल्टीवेटर्स इज नॉट सुटेबल वर्ड, इट शुड बी कल्टीवेटर्स के बजाय अगर इसको काश्तकार, तो टेनेंट्स इसको कहना ज्यादा बेटर होगा। तो टेनेंट्स का जो क्लास है वह है। फिर लैंड होल्डर्स, लैंड होल्डर्स भूधारक, रैयत, रैयत रैयत इनके बारे में बोला गया है। आप गौर करेंगे, आप केवल इसी को देख लेंगे तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। हमें क्या क्या इसमें जानना है, ये लैंड रिलेटेड लॉ है। सीएनटी क्या है, एक लैंड से संबंधित या कुछ मामला बनता है, छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट। तो इसमें क्या क्या कौन कौन से चैप्टर्स हो सकते हैं कि लैंड को कौन ओन करता है, लैंड का कौन मालिक है, लैंड का कौन किसके पास है, उस किस शर्त पर है, वह अपने लैंड को किसी और को दे सकता है कि नहीं, दे सकता है तो कौन कौन से कंडीशंस के साथ दे सकता है, और फिर अगर उसको बेचना हो तो वह बेचेगा तो कैसे बेचेगा, उसके लिए नियम बनाए गए हैं। उसका लैंड के लिए जो रेंट फिक्स किया गया सरकार द्वारा, जो लगान तय किया गया, उस लगान में बढ़ोतरी संभव है कि नहीं, अगर है तो कितने वर्षों के बाद है। तो इन सारे चीजों से रिलेटेड इसमें प्रावधान है। तो पहला जैसे आपने देखा कि इनिशियल्स मतलब एब्रिविएशन, उसमें आपको जो परिभाषा वगैरह दिया हुआ है वो है। दूसरा में टेनेंट्स का इसमें बताया गया है कि कौन कौन से वर्ग हो सकते हैं, काश्तकार कौन कौन से, किन्हें कि क्या क्या श्रेणी हो सकती है, क्लास हो सकता है। उसमें भूधारक, इसी में आपको मिलेगा भूधारक, रैयत, खुटकटी अधिकार प्राप्त रैयत, अनाधिभोगी रैयत, ये सारे चीजें इसी में काश्तकार के वर्ग में ही ये आते हैं। तो काश्तकारों का ये 4 वर्ग है, इनके काश्तकार का ये सभी 4 वर्ग हैं। एक भूधारक, लैंड होल्डर, जिसके पास अभी जमीन परसिस्ट कर रहा है। रैयत, जिसको कि अधिकार है उस जमीन के उपभोग करने के लिए, ऑक्युपाई जो कर रहा है। इसके भी 3 कैटेगरी हैं रैयत के भी। जो परमानेंट रैयत है, जो ऑक्युपेंसी जिसके पास राइट है, ऑक्युपेंसी रैयत, जिसको राइट कर रखने का, जमीन रखने का उस अधिकार है। दूसरा कुछ समय के लिए अगर है तो वो, और तीसरा जो जिसे कि खुटकटीदार रैयत, जिसे खुटकटीदार, जिसने उस जमीन को साफ करके वो बनाया है, वह व्यक्ति खुटकटीदार अधिकार प्राप्त, और एक अनाधिभोगी अनऑक्युपाइड रैयत। तो इस प्रकार से ये 4 तरह के कैटेगरी हैं जिनको कि हम लोग बोलेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हो गए। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि अध्याय 4 तथा 6 से छूट प्राप्त भूमि, मतलब ये सब तो वैसे भूमि के मालिक, वैसे भूमि के जिनके कंट्रोल में है। इसके अलावा भी कुछ भूमि है, जैसा अभी हम लोगों ने ऊपर में चर्चा की थी कि मझियस या बेठ बिगारी, इस तरह की जो जमीन है,
तो वो सब जमीन के लिए क्या हो सकता है, छूट प्राप्त है, उसका वो कौन कौन से है जो एग्जेम्प्ट किया गया है। उसके बाद जोतों और भूत ऋतुओं के पट्टे और अंतरण, लीज एंड ट्रांसफर ऑफ होल्डिंग्स एंड लैंड टेन्योर्स। जैसे अगर किसी को हम सक्षम नहीं हो पा रहे हैं जमीन, लेकिन जमीन मेरे अधिकार में है, तो उस कंडीशन में अगर किसी को हम ट्रांसफर करते हैं उसका राइट्स, तो वो सब क्या हो सकता है, या पट्टे के रूप में कुछ साल के रूप में अगर हम देना चाहें तो वो क्या होगा। और उसके बाद आप देख पा रहे हैं ये 9th, लगान के बारे में साधारण उपबंध, जनरल प्रोविजंस रिगार्डिंग रेंट, ये हो गए। और एक और बंजर भूमि का बंदोबस्त, जैसा हमने कहा कि कोड़कर भूमि वगैरह जो जमीन थी उसका बंदोबस्त, ये तो मिला जुला कर ये यहाँ से ये 9 जो चैप्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और प्राय प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं। तो हम लोग भी विस्तार से इन 9 चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद वाले जो उपबंध हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन उसके कुछ प्रावधान, कुछ उसके आर्टिकल काम के हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। जैसे मुंडारी खूट कटीदार के विषय में विशेष उपबंध, या बिहार उड़ीसा लोक मांग, ये सब नहीं, उपायुक्तों द्वारा संज्ञेय विषयों की न्यायिक प्रक्रिया। तो कुछ चीजों को हम लोग थोड़े में पढ़ने की कोशिश करेंगे। और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि कौन कौन से धाराएं किस किस चैप्टर से रिलेटेड है। तो अब उससे भी पहले फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा कि मूल बिंदु पर आने के पूर्व, अभी हम लोग ने अध्याय देख लिए कि कितने सारे अध्याय इसमें हैं। तो टोटल 19 अध्याय हैं, 19 चैप्टर्स। और कुल आर्टिकल की बात करें, कुल धाराओं की बात करें, तो इन 19 चैप्टर्स में 271 इसमें आर्टिकल हैं। तो इसका पहला अमेंडमेंट 1920 में हुआ, जिसमें कुछ प्रावधान इसमें जोड़े गए, और लास्ट में इसको कानूनी मान्यता मिली। इसको संविधान संशोधन 66वें 66 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1990 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसमें इसको 9th शेड्यूल में इसको डाल दिया गया, ताकि इसका न्यायिक पुनरावलोकन न हो सके और इसका स्वरूप बरकरार रहे या बच्चा रह जाए। तो इस उद्देश्य से इसको 66 अमेंडमेंट के, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू 1990 में इसको 9th शेड्यूल में डाल दिया गया, सूची में डाल दिया गया, अनुसूची में, जिसके चलते आज भी इसका स्वरूप बरकरार है। तो हम इसको जानने की कोशिश करेंगे, जैसा कि हमने आपसे चर्चा की थी कि सबसे पहले इस एक्ट को समझने के लिए, वैसे तो बहुत सारे भूमि से संबंधित बहुत सारे हमारे प्रोविजंस हैं, बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं, उन्हें जानना चाहिए। लेकिन अगर उन सभी टर्म्स को डील करने लगे तो वो आपके लिए लेंदी भी हो जाएगा और मेमोराइज करना भी मुश्किल होगा। तो हम लोगों ने इसीलिए इसमें से कुछ कुछ वैसे टर्म्स जो बहुत उपयोगी हैं, बार बार रिपीट होने वाले हैं, या उन्हें कंसेप्ट, उनका कंसेप्ट आपके माइंड में सेट कराना जरूरी है, वैसे वैसे टर्म्स को हम यहाँ लेकर आए हैं। और आपको एक्स्ट्रा रीडिंग के लिए, अगर आपके पास उतना वक्त है, आप एक्स्ट्रा रीडिंग कर सकते हैं। तो उस ख्याल से जो आपको मिलना चाहिए या जो चाहिए, उसके लिए हम लोगों ने अलग से जितने भी टर्मिनोलॉजी हो सकते थे भूमि संबंधी कानून से लेकर, उनका हम लोगों ने एक जगह पर विशाल संग्रह दे दिया है। वो आप इस स्लाइड के पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। तो अब आए यहाँ पर भूमि संबंधी विधानों के अनुसार, भूमि संबंधी विधानों के अनुसार कितनी प्रकार की भूमि हो सकती है। अब आप इमेजिन कीजिए कितने कैटेगरी की भूमि हो सकती है। तो पहले भी बार बार हम लोगों ने रिपीट की है इस वर्ड को, कि जो लोग पहले सेटल किए, जमीन जंगल को काट के और वहां पर अपना अधिकार स्थापित किए, वहां पर खेती करना प्रारंभ किए, तो वह खूंट कटीदार मुंडा लोग चूंकि पहले आए, तो इसलिए उसको
मुंडारी खुटकटीदार उसको बोला गया कि खुटकटी जो वहाँ के जंगल को साफ करके अपना झंडा गाड़ा, अपने कुल का, अपने खानदान का, तो मुंडारी खुटकटी वो भूमि हुई। मुंडा जनजाति के मूल प्रवर्तकों या पूर्वजों द्वारा जंगलों को साफ करके खेती तैयार की गई भूमि। क्लियर है ये, इसमें कुछ समझने का नहीं है। लैंड प्रिपेयर्ड फॉर कल्टीवेशन बाय क्लियरिंग फॉरेस्ट बाय ओरिजिनल फाउंडर्स और एंसेस्टर्स ऑफ मुंडाज। जो उनके प्रवर्तक थे वो आए और जमीन खाली किए, वो चले गए, वो फेनिश हो गए, उनके जो वंशज आए तो उनके लिए भी ये वही है, खुटकट्टी भूमि भी उनके लिए कहलाएगी। प्राचीन समय में इस प्रकार की भूमि पर सामूहिक स्वामित्व होता था। तो पहले क्या होता था कि जो इस तरह की भूमि होती थी तो उसमें सामूहिक स्वामित्व होता था, उस पूरे परिवार का उस पर स्वामित्व होता था और वह डिवाइड नहीं होता था। तो इसलिए उस समय, लेकिन बाद में जब परिवार में सदस्य बढ़े तो उसका विभाजन हुआ और उस जमीन को भी लेकिन खुटकट्टी ही बोला गया। फिर भुइंहरी भूमि उरांव जनजाति के मूल प्रवर्तकों पूर्वजों द्वारा जंगल को साफ करके खेती युक्त तैयार की गई भूमि। बाद में उरांव द्वारा जो भूमि तैयार की गई उसे भुइंहरी जमीन बोली गई, लेकिन इसमें भी इस भूमि का वंशानुगत स्थानांतरण होता है। लैंड इज ट्रांसफर्ड बाय इनहेरिटेंस। इन 1869 लैंड सर्वे ऑफ 2482 विलेज, जैसा कि मैंने कहा था, अराउंड रांची वाज कंडक्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबू रखालदास हल्दर। तो रखालदास हल्दर के द्वारा इतने विलेज का किया गया। तो यहाँ पर यह कहना पूरी तरह से सही नहीं है कि उरांव के मूल प्रवर्तक, उरांव के बजाय उरांव और मूलवासी, जैसा कि मैंने कहा कि एक मुंडा गांव स्थापित होने के बाद से जब उनकी संख्या बढ़ी और वहां के लोग बाहर गए और वहां सेटल किए, तो मूल तो वो यहाँ के रहे। तो यहाँ के लोगों के द्वारा, इस परिवार के द्वारा जो विकसित की गई जमीन थी वो मुंडारी खुटकट्टी कहलाई। लेकिन जो बाहर में गए और उसको उन्होंने डेवलप किया, तो वैसे गांव को या वैसे भूमि को या उरांव के द्वारा, बाद में उरांव चूंकि बहुत ज्यादा संख्या में बाद में आए और उन्होंने भी ये काम किया, तो इसलिए उनकी भूमि को मुंडाओं के जो मूल थे, जो मुंडारी खुटकट्टी थी, उससे सेपरेट करने के लिए भुइंहरी कह दिया गया। तो भुइंहरी में वो तो थे ही, मुंडा का भी जो बाद में एक्सटेंशन हुआ वो, या और जो मूलवासी थे उनके द्वारा जो साफ करके जो उस गांव के प्रवर्तक थे उनके द्वारा जो जमीन तैयार की गई उसे भुइंहरी जमीन कही गई। तो आई होप आई एम क्लियर, ये आप लोगों को मैं बता पा रहा हूँ कि खुटकटी, ये खुटकटी भूमि या भुइंहरी भूमि, इन दोनों में आप क्लियर अंतर समझ पा रहे होंगे कि भुइंहरी किसको बोलेंगे, खुटकटी किसको बोलेंगे। खुटकटी में भी अगर मुंडारी बोला जाए तो ये समझिए कि मुंडारी खुटकटी पूरी तरह से, अगर मुंडारी यहाँ पर लिख दिया जाए तो मुंडारी खुटकटी मीन्स मुंडा जनजाति के मूल प्रवर्तकों द्वारा। और केवल खुटकटी, ये भुइंहरी में भी खुटकटी शामिल है। ये खुटकटी मीन्स उस जमीन पर किसी एक परिवार का स्वामित्व, तो वो परिवार मुंडा भी हो सकता है, नन मुंडा भी हो सकता है। मुंडा के बाद से आए उरांव, डिफ्रेंशिएट करने के लिए उसे भुइंहरी बोला गया। या बाद में जो डेवलप की गई जमीन, मुंडाओं के द्वारा पहले जो जमीन डेवलप कर ली गई थी उसके बाद, तो उसको भी भुइंहरी गांव बोला गया। इसीलिए आप रांची के आसपास के जो ये 2482 गांव का इन्होंने सर्वे किया उसको भुइंहरी गांव कहा। यहाँ यह जरूरी नहीं है कि जितने भी गांव का इन्होंने सर्वे किया हो वो सारे के सारे उरांव गांव रहे हों, उसमें भी मुंडारी गांव मिले होंगे, लेकिन वो बाद के रहे होंगे, इसीलिए उन्हें भुइंहरी गांव बोला गया या खुटकटी गांव शॉर्ट में बोला जा सकता है। और इस तरह के जमीन को मुंडारी खुटकटी भूमि बोला जा सकता है। मुंडारी खुटकटी MKL। तो उस तरह से आप अपने मेमोराइज करने के तौर तरीके डेवलप कर सकते हैं। तो ये दो तरह की जो मेन भूमि थी सो है जो रैयत की होती थी, जो मतलब वहां के निवासियों की या वहां पर रहने वाले लोगों की। अब इसमें और भी कैटेगरी था। अब कौन सी कैटेगरी थी? केवल वहां की आम प्रजा ही तो नहीं, आम जनता ही तो किसी गांव में या किसी जमीन विशेष पर नहीं निवास करती है। वहां के सफल
वहाँ के प्रशासनिक संचालन के लिए, सुचारू रूप से वहाँ के सारे कार्यों को संपादित करने के लिए हेडमैन भी होता है, पूजा पाठ कराने के लिए पाहन भी होता है, या वो उससे भी बड़ा वहाँ का जमींदार, जो जमीनें नीलाम कर दी गई उसको खरीद लेने वाला, या वहाँ राजा की जो जमीन जो किसी के अधिकार में नहीं है वो राजा की जमीन, तो इस तरह की भी जमीनें हैं। तो उन सारे जमीनों के बारे में आप देखें कि वो क्या है। तो इसमें मझियस भूमि, मतलब पढ़ा राजा की भूमि को मझियस भूमि कहा गया। आपने देखा होगा कि जैसे मानकी मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा राजा बहुत सारे मानकी को मिलाकर एक, बहुत सारे मुंडा को मिलाकर एक मानकी और बहुत सारे मानकी को मिलाकर एक पढ़ा का निर्माण होता था। अब पढ़ा राजा वहाँ का हेड हुआ करता था और उसके लिए भी कुछ जमीन ईयरमार्क की जाती थी। तो वह पढ़ा राजा या महतो उसका जो हेडमैन था उसके लिए जो जमीन डिमार्केट की गई जाती थी, पढ़ा द किंग्स लैंड इज कॉल्ड मझियांस। फिर राजहंस भूमि, यह इंपॉर्टेंट है कि राजहंस भूमि क्या है। तो राजहंस भूमि में मझियस, पहनई, पनभरा, भूतखेता, डालीकटा ये सारे आते हैं। किसी कार्य व्यक्ति को दिया गया हो तथा उस पर लगान कर वसूल किया जाता हो, इन सारे जमीनों से मझियस, पनई, पनभरा, ये भूतखेता, ये भले मतलब किसी ऐसे व्यक्ति के अंडर में हो लेकिन उस पर लगान कर वसूल लिया जाता हो तो वह मझियस, पनई, पनभरा, भूतखेता, डाल कटारी, भूतखेता, ये सारे नाम से जाने जाते हैं। इस भूमि को तमाड़ क्षेत्र में परजई, परजली के नाम से भी जाना जाता है। इस भूमि को उर्वरता के आधार पर ये बहुत सारे कैटेगरी में बांटा गया है। छत्तीसा भूमि, मुरली छत्तीसा, ये सबको उतना डिटेल में डेप्थ में जानने की जरूरत नहीं है। उठकर भूमि, अब ये सब आप जान ले, भेंट खेता, बेठ खेता, ये सब मझियस भूमि पर बेठ बिगारी, हमने अभी चर्चा की थी बेठ बिगारी, ये सब क्या है। तो ये करने वाले मजदूरों को भेंट स्वरूप जो दी गई है मझियस भूमि पर, बेठ बिगारी, ये करने वाले लोगों का जो मुफ्त में या श्रम अब किए गए कार्य के लिए जिन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता है, उन लोगों के लिए जो होता है वो उसको भेंट खेता, बेठ खेता बोलते हैं। वैसे ही महतई, पढ़ा राजा द्वारा ग्राम प्रमुख महतो को दी गई भूमि महतई, इस पर किए गए उपज पर महतो का अधिकार होता है। इस भूमि का विक्रय, हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। हेडमैन चाहे कि उसे सेल कर दें या हस्तांतरित कर दें, वो नहीं हो सकता है, इसलिए कि ये दिया हुआ है, ये राजा के द्वारा दिया गया महतो को भूमि है। फिर पहनई, जो पढ़ा राजा द्वारा धार्मिक प्रमुख पाहन को दी गई भूमि है वह, तो इनफैक्ट ये पढ़ा राजा का उतना बड़ा रोल नहीं हुआ करता था पहले, जो उस समय के राजा का जमीन हुआ करता था। और पढ़ा तो इनफैक्ट एक चुना हुआ हेडमैन हुआ करता था उस पढ़ा का। तो ईयरमार्क इसके द्वारा जो निर्धारित कर दिया जाता था, तो वो जमीन इसको पहनई भूमि के रूप में माना जाता है। फिर पनभरा, जो पानी वगैरह पिलाने का काम करता था, उसका डाली कटारी, देवताओं को समर्पित जो पूजा पाठ करने के लिए दिया जाता था उसे डाली कटारी भूमि बोला जाता था। लैंड इज डेडिकेटेड टू द गॉड्स। फिर भूत खेता भूमि, जो भूत प्रेतों को भगाने के लिए, पूरी आत्माओं को, लैंड इज डेडिकेटेड टू स्पिरिट्स। द प्रोड्यूस ग्रोन ऑन दिस लैंड इज यूज्ड बाय पाहन फॉर वर्शिपिंग द स्पिरिट, घोस्ट, इन सारे चीजों के लिए भूत खेता भूमि। फिर किसी रैयत के खेत में काम करने वाले मजदूर के द्वारा जंगल को साफ करके खेती योग्य तैयार की गई भूमि। भले वो मजदूर है लेकिन उसने खेत अगर तैयार कर लिया तो भूमि किसी जंगल को काट उठ के, जिस पर किसी को आपत्ति नहीं हो, तो उस प्रकार की भूमि। ऐसी दलदली भूमि जिसे धान के खेत के रूप में परिवर्तित किया गया हो, बाइकुल भूमि। मजरुआ भूमि, ऐसी कृषि योग्य भूमि, जमीन जो जमींदार या भूस्वामी के कब्जे में हो, इस भूमि को जिरात या मजरुआ खास भूमि में वर्गीकृत किया जाता है। जिरात, इस भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा होता है, मजरुआ खास, इस भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है मजरुआ, आप समझ रहे हैं। और गैर मजरुआ, इसी का ठीक अपोजिट, मतलब जो किसी के कंट्रोल में ना हो। मजरुआ means such agricultural land which is in the possession of the landlord,
और लैंड ओनर्स। तो ये जितनी भी भूमि है जिस पर कि लोग खेती करते हैं या उन पर उनका मालिकाना हक है या किसी न किसी प्रकार का राइट है, तो उसको मजरुआ बोलेंगे। और मजरुआ में भी आप देख रहे हैं कि दो प्रकार का इसमें दिख रहा है, जिरात भूमि इसमें खेती के लिए और दूसरा मजरुआ खास भूमि, मजरुआ खास लैंड जो एग्रीकल्चरल वर्क के लिए के अलावा काम के लिए, जैसे वहाँ ये अपना खेत खलिहान के लिए या उसमें बगीचा वगैरह के लिए या उस पर मकान बनाने के लिए, तो उस तरह की जो भूमि है जिस पर कि राइट डिफाइंड है उसको मजरुआ खास लैंड बोलेंगे। और गैर मजरुआ या बहुत ही कॉमन वर्ड है, आज भी बड़े बड़ी संख्या में इसका इस्तेमाल होता है। गैर मजरुआ ऐसी भूमि जिसकी बंदोबस्ती 1946 से पूर्व किसी काश्तकार या रैयत के साथ नहीं की गई हो, उसे गैर मजरुआ भूमि के अंतर्गत, मतलब ये गवर्नमेंट लैंड है, वैसी लैंड जो 1946 से पहले किसी को अलॉटेड नहीं है और वो जमीन रह गई है, नक्शे में दिख रही है, कोई उसका ओनर नहीं है, तो ये जमीन जो है वो गवर्नमेंट की लैंड है। ऐसे लैंड को गवर्नमेंट लैंड के रूप में माना जाता है। अब गैर मजरुआ लैंड को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, गैर मजरुआ आम, गैर मजरुआ खास। तो गैर मजरुआ आम में क्या है, नॉन कल्टीवेबल, नॉन कल्टीवेटेड, नॉन कल्टीवेटेड आम जिस पर खेती नहीं हो रही है। ऐसे गैर मजरुआ भूमि जिसे सार्वजनिक उपयोग, मतलब सड़क, चारागाह, सार्वजनिक, इन सारे लोग जो कि पब्लिक के यूज में है, लोगों के आने जाने के लिए सड़क के रूप में या रोड के चारागाह के रूप में, बैठने उठने के, सभा करने के लिए या पूजा, धार्मिक स्थल पूजा पाठ के लिए, इन सारे कार्यों के लिए जो प्रयुक्त हो रही है वो गैर मजरुआ आम, मतलब कोई भी आदमी उसका यूज कर रहा है। और गैर मजरुआ खास मतलब ऐसी गैर मजरुआ भूमि जिस पर किसी व्यक्ति विशेष का कब्जा है, जैसे हमारी जमीन के सामने का, मेरा किसी लैंड पर राइट्स है और उसके ठीक सटी हुई कोई गैर मजरुआ लैंड है जो मेरे कब्जे में है, उस पर मैं उसका उपयोग कर रहा हूँ, उपभोग कर रहा हूँ, तो गैर मजरुआ खास। तो वैसे भूमि को जब बंदोबस्ती की बात आएगी तो उस पर्सन को सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, गैर मजरुआ खास भूमि को। फिर खास महल भूमि, यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमि है। ऐसी भूमि जिसे निजी व्यक्तियों को एक निश्चित अवधि के लिए किसी कार्य विशेष हेतु पट्टे पर खास महल के नाम से चिन्हित करके दिया जाता है। ऐसी भूमि का विक्रय नहीं होता। गवर्नमेंट खास महल की जमीन वो देती है पट्टे पर कि इतने साल तक के लिए आप इस पर काम कीजिए, और उसके बाद से वह आप लेकिन उस पर फिर उस जमीन का बिक्री नहीं कर पाएंगे, केवल और केवल जिस पर्पस के लिए आपको दी गई है वो जमीन, वही काम उस पर करेंगे। और एक और भूमि, ये रैयती भूमि, ये तो सभी जानते हैं, रैयती भूमि ऐसी भूमि जिसे किसी व्यक्ति परिवार ने खेती हेतु धारित करने का अधिकार प्राप्त कर रखा हो, उसे रैयती भूमि कहा जाता है। लैंड विच अ पर्सन फैमिली हैज एक्वायर्ड द राइट टू होल्ड फॉर कल्टीवेशन इज कॉल्ड रैयती लैंड। और एक और स्पेशल तरह की जमीन है, वो आप जान लें, कैसरे हिंद लैंड। कैसरे हिंद लैंड वो क्या है, केंद्र सरकार के दायित्व वाली भूमि जिसकी देखरेख की जिम्मेवारी राज्य सरकार को प्राप्त है। अब उसमें वो इस तरह के एक्टिविटी वो कर सकते हैं, जैसे सरकार का वहाँ कोई छावनी पड़ता हो या कैंप पड़ता हो, आर्मी का कोई कैंप वहाँ पर स्थापित हो, तो इन सारे एक्टिविटीज के लिए जो सरकार जिस जमीन का केंद्र सरकार उपयोग करती है, लेकिन उसके देख रेख का, उसके संरक्षण की जिम्मेवारी राज्य सरकार के जिम्मे होती है। उसे कैसरे हिंद भूमि कही जाती है। और ऐसी भूमि की बंदोबस्ती नहीं की जा सकती या इसका नेचर हम चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये जमीन का से रिलेटेड है। और एक और अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर कि झारखंड में विभिन्न भूमि सर्वेक्षण कब कब हुआ, जैसा कि हम लोगों ने तो पहले भी इसके बारे में चर्चा कर ली है, लेकिन एक आपके स्लाइड के रूप में आपके पास ये परमानेंट रहेगा, और जब कभी भी आपको कंफ्यूजन होगा आप इसे उलट के देख लेंगे, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे। अभी हम लोगों ने चर्चा भी की थी सर्वे के बारे में, तो आप ये देखिए कौन कौन सा वेरियस लैंड सर्वे इन झारखंड।
तो थाकवस सर्वे हुआ था 1840 से 50 के बीच में। इसमें क्या था, 1840-50 सरकारी आदेश पर सभी संपदाओं की प्रारंभिक जांच की गई, जिसे थाकवस सर्वे के नाम से जाना जाता है। जो भी वहां पर थी संपत्ति, जमीन, बिल्डिंग या अन्य वहां पर पेड़ पौधे, इन सब की गई थी प्रारंभिक जांच, उसको थाकवस सर्वे कहा जाता है। यह सर्वे पूरे छोटानागपुर क्षेत्र में किया गया तथा इसके आधार पर महालों को के समूह हेतु नक्शा बनाया गया। दिस सर्वे वाज कंडक्टेड इन द इंटायर छोटानागपुर रीजन एंड ऑन इट्स बेसिस अ मैप वाज प्रिपेयर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ महाल एंड महाल्स। क्लियर। फिर रेवेन्यू सर्वे 1861 से इतना, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत चर्चा की है कि इस सर्वे के दौरान बस्ती के मुख्य स्थानों व बस्ती की सीमा का नक्शा तैयार किया गया। फिर इस सर्वे में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, नदी, तालाब, सरकार, प्रमुख सरकारी स्थानों आदि का भी मुख्य स्थान माना गया। तो ये सारे चीजों को रेवेन्यू सर्वे में लाया गया। अब खेती वाली जो जमीन थी उसके बारे में, अब भूयहरी सर्वे, जो भूयहरी सर्वे आपको याद होगा, वही जिनके बारे में बार बार चर्चा की जा रही है, रखाल चंद्र। तो इस सर्वे में प्रत्येक बस्ती के को एक विशेष नंबर प्रदान किया गया, जिसे आज भी थाना नंबर के नाम से जाना जाता है। और बस्तियों का एक्सपेंशन हो गया तो उस समय एक बस्ती को एक नाम दिया गया, जिसे कि थाना नंबर कहा गया। लेकिन अब उसी के आसपास बहुत सारे विलेज सेटल हो गए, जिसके चलते एक थाना में अभी बहुत सारे विलेज इंक्लूड हो गए। तो उन्हें कहा गया, यह सर्वे रखालदास हल्दर के नेतृत्व में रांची व आसपास के इतने गांवों में किया गया। इस सर्वे के द्वारा ही भूयहरी हक को कानूनी मान्यता प्रदान की गई। इसे रखाल सर्वे या प्री कैडेस्ट्रल सर्वे भी कहा जाता है, प्री कैडेस्ट्रल सर्वे। और कैडेस्ट्रल सर्वे पहली बार वैज्ञानिक तरीके से सर्वे व बंदोबस्ती का कार्य प्रारंभ किया गया। जो कैडेस्ट्रल आप जानते होंगे, जिसके माध्यम से जो रख के और एक्यूरेट जिसका नक्शा बनाना, जिसका मापन करना। For the first time, the work of survey and settlement was started in scientific manner. Through this survey, everyone, from the king to the common people, were provided with documents of their land. सबों को इसमें उनके डॉक्यूमेंट्स का दिया गया। इस सर्वे के माध्यम से राजा से लेकर आम जनता तक सभी को उनकी जमीनों का कागजात प्रदान किया गया। यह सर्वे ट्रैवर्स शीट पर किया गया। तो ये सारी चीजें थी। फिर रिविजनल सर्वे चूंकि समय के साथ भूमि का स्वरूप स्वामित्व परिवर्तित होते रहता है, इसलिए स्वाभाविक है कि उसमें उस परिवर्तन को उसमें इंक्लूड करना होता है कि कौन सा ओनर है, कौन सा वारिस है। तो ये सारी चीजें वो रिविजनल सर्वे में हुआ। तो इस सर्वे कैडेस्ट्रल सर्वे के नक्शे का रिवीजन किया जाता है, या सर्वे ब्लूप्रिंट नक्शे पर किया जाता है। पहला रिविजनल सर्वे पश्चिमी सिंहभूम, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें तिथि चूंकि इसलिए भी मेंशन नहीं है कि इसके बहुत लंबे समय तक ये किया जाते रहा। 1913 से 1919 तक हुआ, फिर 1934 से 38 तक हुआ। सरायकेला खरसवां में 1958 से इसमें हुआ। तो ये सारे अलग अलग समय पर होते रहे, इसीलिए इसका कोई एक डेट तिथि देना नहीं है पॉसिबल। दूसरा रिविजनल सर्वे पश्चिमी सिंहभूम वो पूर्वी सिंहभूम, कई जिलों में बाद के वर्षों में हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, इतना सरायकेला खरसावां जिला को छोड़कर ये सब किया गया रिविजनल सर्वे। तो सर्वे नहीं होने के कारण ही कुछ जगहों को नहीं इंक्लूड किया गया था 1908 के CNT एक्ट में। अंतिम भूमि सर्वे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतिम भूमि सर्वे झारखंड में भूमि का अंतिम सर्वे 1932 में। 1932 का सर्वे सबसे इंपॉर्टेंट है। आजादी के बाद भूमि का अंतिम सर्वे सेटलमेंट अभी 1964 60-64 है के बीच सिर्फ सिंहभूम क्षेत्र में किया गया है। ये सेटलमेंट केवल सिंहभूम में, और ये अंतिम जो इंटायर सिंहभूम क्षेत्र मतलब कोल्हान, आज का कोल्हान, इसमें 1960-64 का चलता है। बाद बाकी पूरे झारखंड में आपका 1932 का, छोटानागपुर में 1932 का सर्वे चलता है। फ्रेंड्स, अब तक हम लोगों ने जो देखा
वह पूरी तरह से CNT से रिलेटेड जितने भी सब्सिडरी आइटम्स हो सकते थे, जो इसमें सहायक हो सकते थे इस एक्ट को पढ़ने और समझने में, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और उसमें मेनली हम लोगों ने यह जानना कि कैसे-कैसे यह नौबत आई, यह स्थिति बनी कि 1908 में छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट लाना पड़ा, काश्तकारी अधिनियम लाना पड़ा, जिसमें यहाँ के लोगों का राइट्स डिफाइन किया गया, कितने तरह के भूमि हैं वह बताया गया, किन-किन तरीकों से विकसित होते-होते विभिन्न सर्वे के माध्यम से उस समय तक की स्थिति बनी और ज़मीन का कैसे प्रॉपर एक तरह से कहें कि सेटलमेंट हो पाया। तो इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जो-जो चीज़ें थी, उनके बारे में अध्ययन किया और अब हम इसके मूल प्रावधान पर आना चाहेंगे कि उसमें कौन-कौन से राइट्स, कौन-कौन से अध्याय हैं और उनके कौन-कौन से मुख्य धाराएँ हैं, जिनका जो कि इम्पोर्टेंट है और जो परीक्षा एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत उपयोगी है। तो बार-बार मैं कह रहा हूँ कि चूँकि CNT छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट भूमि से संबंधित कानून है और उसी के बारे में वो चर्चा करता है, तो यहाँ पर लोगों की या भूमि के होल्डर्स का, जो भूधारक हैं, उनके बारे में यह बताएगा कि कितने तरह के लोगों के पास भूमि हो सकती है, हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। भूमि पर कितने तरह से लगान उसमें लिए जा सकते हैं, रेंट कैसे फिक्स किए जा सकते हैं, या इस भूमि को कैसे दूसरे को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, या सरकार अपने मकसद से कैसे ले सकती है, या सरकार के पास जो ज़मीन है वह कैसे लोगों को सेटल कर सकती है, उसकी बंदोबस्ती कर सकती है। तो इन सारे चीज़ों को पढ़ने के लिए हम लोगों ने जो इसेंशियल आइटम्स थे उसके बारे में एक आइडिया, एक आउटलाइन हम लोगों ने ले ली। अब मेन जो प्रावधान है वह हमारे वैसे छात्र जो हमारे स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप पर रजिस्टर्ड है, वह पूरे डिटेल्स में सारा का सारा जान पाएंगे। वैसे छात्र जो हमारे यूट्यूब से कनेक्टेड हैं हमसे, वह इसके जो मेन प्रावधान हैं उसके बारे में ये जान पाएंगे। तो अभी इसको यहाँ पर हम रोकना चाहेंगे और इसके बाद अगले क्लास में हम चाहेंगे कि उसके बारे में चर्चा की जाए, इसके मेन प्रावधानों के बारे में चर्चा की जाए, जो आप देख पा रहे होंगे। इन सारे के बारे में अब हम विस्तार से, आराम से इनको समझने और जानने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इस क्लास को यहीं पर रोकता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई उसी रफ्तार से पूरी तरह से जारी रखे होंगे, जैसा कि हम दोनों ने कमिट किया है। हमारे जितने भी छात्र हमारे प्लेटफॉर्म पर इनरोल हैं, उन सबों से ऑलमोस्ट मेरी बात होते रहती है और वे कमिटेड हैं। वे मुझे एश्योर भी करते रहते हैं कि सर मैं पूरी तरह से उसके साथ, आपके जो कोर्स है उसके साथ में चल रहा हूँ या चल रही हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि वे चल रहे होंगे, उनकी बातों को सही न मानने का मेरे पास कोई आधार नहीं है। और अगर इसी तरह से, इसी तन्मयता से, इसी ऑनेस्टी के साथ अगर वो अगले 3, 4, 5 महीने तक चलते रहे, तो निश्चित रूप से वो अपने को एक ऊपर वाले पायदान पर पाएँगे और जब कभी भी परीक्षा हो जाए, वो अपने को उसको फेस करने में, सशक्त रूप से फेस करने में अपने को सक्षम पाएँगे। तो अभी भी जो छात्र नहीं जुट पाए हों, जुटना चाह रहे हों, वो जुटें और इस कोर्स का अधिकाधिक लाभ लें। तो थैंक यू ऑल। आप सबों को जोहार एक बार फिर और धन्यवाद।